चंद्रगुप्त पढ़ के मैं बिल्कुल चमत्कृत हो जाता था। आज भी उसका संवाद मुझे याद होगा। ध्रुवसामिनी मुझे बहुत प्रिय हो गई थी। दिनकर की रश्मि रथी मुझे कंठस्थ थी। हम लोग हर रात को 9 बजे टेलीफोन बूथ पे पहुंच के अपने घर फ़ोन करने की प्रतीक्षा करते थे कि 9 बजे रात को एसटीडी कॉल 1/4 हो जाती थी। 1996 का साल बड़ा दिलचस्प था मेरे लिए। मुझे एक साथ 2-3 नौकरियां मिली थीं। हाँ, और उसमें एक नौकरी तो मैं बाकायदा जनसत्ता असिस्टेंट एडिटर के रूप में ज्वाइन कर चुका था। अनुवाद की अपरिहार्यता को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कविता का अनुवाद बहुत मेहनत, बहुत अनुशासन और बहुत दृष्टि, तीनों चीज़ें चाहता है। खैर, एक थीम पे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उनकी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन इस कहानी के साथ एक अनचाहा विवाद जुड़ गया। मतलब शेखर जोशी 90 साल के थे और 3 मंजिला पे रहते थे संजय जोशी के यहाँ जनसत्ता सोसाइटी में। तो मैं उनको मतलब टहल रहा था उनके साथ। मैंने कहा चलिए आपको छोड़ दूँ। कहा क्यों? प्रभात रंजन ने मुझसे कहानी मांगी, आप दीजिए 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 दीजिए। ये कहानी उन्होंने मुझसे मांगी थी। वो उस समय बहुवचन के सहायक संपादक थे। मेरी एक मुलाकात शीला संधू से हुई थी और ये बात चूँकि अब उसके 2-3 गवाह बचे हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं। मैं निर्मल जी के पास से एक बार 94 के आसपास मिला था। दूसरी बात ये कि रवीश की किताबें जिस तरह बिकी, उसके पीछे उनकी जो एक छवि थी, जो बहुत बड़ी छवि है। जब इस्तीफ़ों की बात आई है, पहली बार एनडीटीवी से इस्तीफ़ा देने का मेरा मन हुआ था 2009 में। मेरी आवाज़ ख़राब रही। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ साधी थी और मैं 95-96 तक बाकायदा रेडियो पे काम करता था। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। बीता हफ्ता साहित्य की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक उथल पुथल भरा रहा। देश की राजनीति को ऊपर रखिए, क्योंकि देश में नई सरकार का गठन हुआ है। जो अहम थे उन्हें ये पता लगा कि वो अब उतने भी अहम नहीं रहे, और जिन्हें माना जा रहा था कि वो बहुत अहम नहीं है, उन्हें पता लगा कि वो कितने अहम हैं। तो जो होता है दरअसल वही हो ये ज़रूरी नहीं है, और जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों ही सूरतों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये देश उस सूरत के लिए तैयार था और धीरे धीरे तैयार होता हुआ नज़र भी आया। साहित्य में भी यही कुछ बीते दिनों में घटता हुआ नज़र आया। खूब छीटाकशी हुई, लेकिन वो अलग मुद्दा है। इस बीच संगत के 75 एपिसोड पूरे हुए। आपका फिर से बहुत शुक्रिया कि 75 एपिसोड तक आपने साथ दिया। ये 76वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे लेखक, पत्रकार हैं जो देश की राजनीति पर भी उतनी ही बारीक नज़र रखते हैं जितनी कविता, कहानी, आलोचना के साथ साथ साहित्य में हो रही राजनीति पर नज़र रखते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं और लगभग अजात शत्रु हैं। ये मैं दूसरी बार संगत में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली बार मैंने प्रयाग शुक्ल के लिए किया था और दूसरी बार आज प्रियदर्शन जी के लिए कर रहा हूँ। प्रियदर्शन, जिनका पहला कहानी संग्रह जब आया तो उन्हें लगा कि वो कहानीकार के रूप में तो स्थापित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भूमिका में लिखते हैं कि कवि होने का मोह उनसे छूट नहीं पा रहा और वो मूल रूप से कवि ही हैं। तो कवि, कहानीकार, आलोचना भी लिखी, जिसमें ग्लोबल समय में कविता और ग्लोबल समय में गद्य, उनके 2 संग्रह है जो कि छिटपुट लेखों का संग्रह है, जगह जगह पर प्रकाशित हुआ, जिसमें तमाम समीक्षाएं और तमाम लेखकों के ऊपर आलेख हैं। सिनेमा पर भी लिखते हैं। कहते हैं कि आप उनसे कहिए कि इस विषय पर लिखना है और उन्हें समय बताइए, तो वो आपको उतने समय सीमा के भीतर उतनी शब्द सीमा में लिखकर तुरंत दे देंगे। ये उनका हुनर है और उनकी भाषा पर पकड़ भी है। साहित्य में पत्रकारिता कभी कभी आ जाती है, लेकिन पत्रकारिता की भाषा में साहित्य भी बोलता हुआ नजर आता है। स्वागत करते हैं उनका और आज उनसे बातचीत करते हैं। रांची में उनकी पैदाइश है और बहुत लोकप्रिय कहानी एक छपी थी जिसके बाद चर्चा में आए। कहानी का नाम था पेइंग गेस्ट। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शन जी। शुक्रिया अंजुम। मैंने कहा दूसरी बार मैं संगत के 75 हफ्तों में एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, लगभग अजात शत्रु। और ये
सायास होता है या व्यवहार ही है? नहीं, उसमें एक बात है कि देखिए, आपने मेरे लिए बहुत अच्छी भूमिका बांधी, और इसमें जो मेरे दिमाग में सबसे खटकने वाला शब्द था, हाँ। वो अजात शत्रु ही था। अजात शत्रु होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ। इसे लगता है कि आप सारे अच्छे बुरे से आंख मूंद कर चलते रहते हैं। तो अजात शत्रु मैं भी नहीं हूँ। मतलब मेरी भी दूसरों से शिकायतें रही हैं, दूसरों की भी मुझसे रही हैं, तरह तरह की रही हैं, कभी ट्रोल भी किया गया। लेकिन एक काम मैंने किया, मैंने भरसक कोशिश की कि किसी साहित्यिक या वैचारिक विवाद को निजी विवाद में बदलने न दूं। ये ज़रूरी है। हाँ, दूसरी बात, शायद मेरे स्वभाव में आप उसको उदारता कहें, ढुलमुलपन कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन चीज़ों को भूल जाने की, आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति रही है। तो कल तक अगर आपको कोई शिकायत मुझसे हो तो हो सकता है 2 साल बाद पता चले ना उस शिकायत का कोई मतलब नहीं रह गया। तो जो कभी शत्रु जैसे लगते रहे मित्र भी बने, जो मित्र जैसे लगते रहे वो शत्रु भी बने। तो अजात शत्रुता, बल्कि मुझे याद आता है, मैं भूल गया किसकी कविता है कि जो अजात शत्रु लोग होते हैं उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस शब्द से एक विनम्र एतराज के साथ मैं बस ये कहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत होने से बचता हूँ, और दुनिया की सारी लड़ाइयाँ लगभग व्यक्तिगत होती हैं। बल्कि मैं एक अचानक मुझे ख्याल आया, द गॉडफादर जो उपन्यास है, उस पर फिल्म भी बड़ी मशहूर, उसका एक प्रसंग आता है कि जो बूढ़ा कार्लियन है वो बीमार पड़ा हुआ, गोली खाकर पड़ा हुआ है, मरने को है, और उसका छोटा बेटा जो अमूमन शराफत की दुनिया में जीना चाहता था, बदला लेने को उतारू है। उसका बड़ा भाई बोलता है, सोनी, जो बाद में मारा जाता है, कि देखो इसको तुम पर्सनली मत लो, कहीं पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल राइवलरी थी जिसमें उनको गोली लगी है। ये बोलता है कि पर्सनल कुछ नहीं, प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। ठीक बात है, सब कुछ पर्सनल होता है। तो ये है कि जो पर्सनल हो, जो व्यक्तिगत है, उसको हम परे तो नहीं रख सकते हैं। ये बहुत आदर्शवादी स्थिति होती है कि हम ये कह देते हैं बहुत प्रोफेशनल लड़ाई है। अधिकतम ये कर सकते हैं कि व्यक्तिगत को आप अपने इतना बड़ा करें कि उसके दायरे में बहुत सारी चीजें समा जाएं। तो मैं कोशिश करता यही हूं कि व्यक्तिगत जो है वो, मतलब जिसको आप प्रोफेशनल या पेशेवर या सार्वजनिक कहें, मैं इस पे आऊंगा। हाँ, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसमें मैं इस बात पे कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मामला पहले हीट अप हो जाए। ठीक है। पहले और बातें हो जाए, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे कि अजात शत्रु मैं क्यों कह रहा हूँ, या क्यों आप स्टैंड नहीं लेते हैं। मैं करेंगे बातचीत। पहले थोड़ा सा 1967 की बात कर लेते हैं। 67 की आपकी पैदाइश, और 67 का साल या 60 का दशक, उत्तरार्ध बहुत उथल पुथल भरा भारत में रहा था। और जहाँ से आप आते हैं, जहाँ पैदा हो रहे थे, वहाँ के लिए तो और भी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब उस 67 के दशक को या 67 के साल को देखते हैं, तो क्या मतलब जहन में चलता है, और किस तरह से अब उस पूरे कालखंड को या काल को किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? देखिए, 1967 में कई चीज़ें हुई थी एक साथ। राजनीति के मोर्चे पे देखें तो पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। 1967 का ही साल था जब अमिताभ बच्चन को उसकी पहली फिल्म मिली थी, सात हिंदुस्तानी, उसी के आसपास। और 1967 के ही साल में रांची में बड़े भीषण दंगे हुए थे। 1967 के साल में लोहिया भी गुजरे थे। और शायद एक भाषण, मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता, उन्होंने रांची में ही दिया था। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में या तो एटम बम बचेगा या तो गांधी बचेंगे, दोनों नहीं बचे रह सकते। तो वो एक वैचारिक उद्वेलन का साल था। और उसी के अगले साल पूरे यूरोप में जो 68 का वसंत बोलते हैं वो आया, विद्रोह की कई चीज़ें उठी। लेकिन 1967 के बाद आज के हिंदुस्तान की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, जो उस समय था और जो आज है। वैसे भी फ्यूचर स्टडीज सारी की सारी एक मोड़ के बाद आके फेल हो जाते हैं। हाँ, यानी 1985 में
किसी ने नहीं कहा था कि 1990 में सोवियत संघ ढह जाएगा और जर्मनी की दीवार गिर जाएगी, और 1900 तक किसी को नहीं लगता था कि ब्रिटेन का न डूबने वाला सूरज 1950 तक आते आते डूब जाएगा। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर तो भविष्यवाणी हो ही जाया करती है। असल में पूंजीवाद में मंदियां भी एक नियम है। हर कई कुछ साल के बाद एक संकट चला आता है, तो वहाँ तो फिर भी भविष्यवाणी करना आसान है। हम लोग शायद थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बरफ्कीस की एक किताब है, और वो किताब जो है, बरफ्कीस जो थे वो यूनान का जो संकट था, आर्थिक संकट, उसमें वहाँ के वित्त मंत्री बनाए गए थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के नाम चिट्ठियाँ लिखी, मतलब किताब की ही शक्ल में, टॉकिंग टू माई डॉटर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। वो बोलते हैं कि आर्थिक मोर्चे पे जो भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं, अगर वो नहीं होती तो शायद वो सच नहीं होती। जैसे उदाहरण देते हैं, खैर वो सोफोक्लीज का उदाहरण देते हैं कि सोफोक्लीज के मामले में ज्योतिषी ने अगर भविष्यवाणी नहीं की होती कि ये इडिपस के मामले में, सोफोक्लीज के नाटक इडिपस में, कि अपने पिता को मार देगा, तो पिता ने उसको फिकवाया नहीं, मारने को नहीं कहा होता। दूसरी भविष्यवाणी नहीं होती कि अपनी माँ के साथ ब्याह नहीं करेगा तो दूसरा राज्य छोड़ के नहीं जाता। वो बोलते हैं कि आज आप किसी बैंक के बारे में बोल दें कि बैंक डूबने वाला है, तो आपके पास कोई तथ्य हो न हो, अगले दिन बैंक डूब जाएगा, क्योंकि सब लोग वहाँ पैसा निकालने पहुँच जाएंगे। तो शायद आर्थिक प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो पकड़ में फिर भी आ जाती हैं, क्योंकि वो मुनाफे का और उन सब का जो एक खेल है उसका फिर भी एक नियम चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा वो दौर था। और आपके घर में आपके पिता खुद लिखा करते थे? हाँ बिल्कुल, माँ भी लिखा करती थी। हाँ। तो लेखन माँ और पिता की तरफ से आया? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। बल्कि पठन पाठन भी दोनों हिंदी में एमए थे। तो मेरे घर में हिंदी में एमए में चलने वाली सारी किताबें थी, यानी कामायनी, निराला, पूरा छायावादी कविता संसार थे। तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, लेकिन उस इतिहास को उस बचपन में हाथ लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त पढ़ के मैं बिल्कुल चमत्कृत हो जाता था। आज भी उसका संवाद मुझे याद होगा। ध्रुवसामिनी मुझे बहुत प्रिय हो गई थी, दिनकर की रश्मि रथी मुझे कंठस्थ थी। तो कई चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे घर में, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, झूठा सच यशपाल का, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का, कि वो दोनों बड़े उपन्यास, नदी के द्वीप और वो शेखर एक जीवनी, ये सब मुझे बिल्कुल घर पे मिल गए, जिसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वहाँ से जो पठन पाठन का सिलसिला शुरू हुआ, और पापा भी लिखते थे, माँ भी लिखती थी, दोनों की कई किताबें हैं, तो शायद उसका कुछ असर पड़ा होगा। और ये जो कम्युनिस्ट होने का, जो मार्क्सवादी होने का एक आपके साथ में वो चला, जिसको आप बहुत गर्व से कहा करते थे कि भाई हम कम्युनिस्ट हैं, वो दौर आपके जीवन में कब आया था? कम्युनिस्ट गर्व से कहने वाला दौर तो बहुत कम समय का था। जो अब छात्र होते हैं तो क्रांतिकारी ही होते हैं, और ये शायद अधिकतम ये था कि 1985 में जब रांची कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था, तो ठीक रांची कॉलेज के गेट पे एसएफआई की सदस्यता के लिए 1 रुपये की रसीद एक लड़के ने कटवाई थी। मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे आज से मैं एसएफआई का सदस्य हो गया। हमारे यहाँ 10th के बाद कॉलेज शुरू हो जाता था, 12th के बाद नहीं। तो जो इधर 11th है वो इंटर था, तो 17 साल की उम्र में अचानक आपको एक मार्क्सवाद की रसीद मिल गई। फिर जो सांस्कृतिक आयोजनों, साहित्यिक कार्यक्रमों में जुड़े, तो जश्न से जुड़े। तो जश्न से जुड़ के अगले 3, 4, 5 साल तक वाम वैचारिकी का जो सबसे लुभावना पक्ष है वो हम सबको आकर्षित करता रहा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत खम ठोक के कभी अपने आप को कम्युनिस्ट कहा, या तो उसको मुझे संकोच होता है, बल्कि लगता है कि जो वाकई कम्युनिस्ट थे उनका मैं लगभग अपमान करता हूँ। क्योंकि कम्युनिज्म को विचारधारा के रूप में उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना तो एक बात है, या उनको मानना, अप्रिशिएट करना तो एक बात है। एक कम्युनिस्ट की तरह का जीवन जीना, वो बराबरी की वो लड़ाई लड़ना, वो तो जो रियल पार्टी होल्डर थे वो तो छोड़ के बाहर आ गए। मैं तो कभी उस गली में पहुंच ही नहीं पाया। मैं अधिकतम ये कहता हूँ, जो आज भी कहता हूँ, मैं एक कॉरपोरेट में नौकरी करता हूँ, जो उपभोक्ता समाज बन रहा है उसका एक हिस्सा हूँ,
ये है कि वैचारिक तौर पे मुझे मार्क्स भी लुभाते हैं, लेनिन भी लुभाते हैं, गांधी भी लुभाते हैं, अम्बेडकर भी लुभाते हैं। उनके अंतर्विरोध भी जहाँ जाएँ वो भी दिखते हैं बतौर लेखक। हाँ, गोलवलकर, सावरकर और ये लोग मुझे बिल्कुल अपनी जो नफ़रत वाली पृष्ठभूमि है उस वजह से मैं उनको मंजूर नहीं कर पाता हूँ, ये बात है। तो वैचारिक रुझान के तौर पे मैं प्रगतिशील हूँ, और इस बात को इससे ज़्यादा मैंने जोर देके शायद कभी नहीं कहा। तो ये जो प्रगतिशीलता का पूरा दौर था, लेकिन धीरे धीरे वो मंद पड़ता हुआ दिखलाई दिया, क्योंकि आपकी वैचारिकी या आपके जो विचार थे कॉरपोरेट में आने के बाद, जैसे आपने कहा, धीरे धीरे बदलना शुरू कर। ये अलग बात है कि जिस कॉरपोरेट की तरफ आप गए वहाँ अधिकतर प्रगतिशील ही थे, और धीरे धीरे वो भी अब नहीं रहे। नहीं, कॉरपोरेट में आने के बाद विचार बदले ये नहीं है। मैंने कहा कि छात्र जीवन की जो क्रांतिकारिता होती है, जो बहुत हवाई किस्म की होती है, उससे कई बार बहुत ठोस लोग निकलते हैं, मैं उन लोगों में नहीं था, ठीक है। लेकिन अंततः मैंने पाया कि साहित्य ही मेरी ज़मीन है। लेकिन अगर साहित्य आपकी ज़मीन थी, हाँ, तो आपको एक नौकरी मिली रांची में, पढ़ाने की ही नौकरी थी। नहीं, हाँ, वो लेक्चरशिप मैंने छोड़ दी, ज्वाइन ही नहीं किया, आपने छोड़ दी। तो अगर पठन पाठन का ही अगर पूरा रुझान था तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता था। दो बातें थी उसमें। एक तो जब वो नौकरी मिली थी, असल में 1996 का साल बड़ा दिलचस्प था मेरे लिए। मुझे एक साथ 2-3 नौकरियां मिली थी। अच्छा। हाँ, और उसमें एक नौकरी तो मैं बाकायदा जनसत्ता असिस्टेंट एडिटर के रूप में ज्वाइन कर चुका था। दूसरी नौकरी रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्राध्यापक की मिली थी। बल्कि संजीव कुमार को उसी साल उसी चयन प्रक्रिया में हिंदी के प्राध्यापक की नौकरी मिली थी। संजीव कुमार अपने जो हैं अभी देशबंधु कॉलेज में हैं। उन्होंने एक दिन के लिए ज्वाइन किया था, मैंने एक दिन के लिए भी ज्वाइन नहीं किया था। हमारा तो चूंकि रांची और दिल्ली के बीच और पत्रकारिता और प्राध्यापकी के बीच की चुनाव का अंतर था, और शायद जनसत्ता की जो धवल कीर्ति थी उन दिनों वो बहुत बड़ी थी। प्रभाष जी भी थे, या इन जनरल जनसत्ता का जो नाम था। हालांकि मेरे आने तक प्रभाष जोशी वो सलाहकार संपादक हो चुके थे, और अच्युतानंद मिश्र और राहुल देव संपादक थे। बाद में अच्युतानंद मिश्र बने, उसके बाद ओम थानवी आए। लेकिन प्रभाष जी से बहुत गहरा रिश्ता रहा, इन तमाम लोगों से रहा, और जनसत्ता की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत बड़ी थी। उससे मुक्त होना आसान नहीं था। और पढ़ने लिखने की दुनिया मेरे लिए यहाँ भी खुली हुई थी, रांची में भी थी। तो रांची में ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोफेसर पढ़ने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको समय मिल जाता है, और ऐसा भी नहीं कि सारे पत्रकार नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। ये तो आपकी रुचियों पर निर्भर करता है। कैसे समय मिलता है? आपके बारे में ख्यात है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ये भी एक भ्रम है। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। हाल में मैंने एक पोस्ट लिखी थी उस पर, वो यही थी कि आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं जीवन भर में। मतलब आज की जो जीवनचर्या है, जैसे मैं पिछले 1 महीने से एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मार्गरेट एटवुड का द ब्लाइंड असासिन। ये 641 पेज का उपन्यास है। ऑलमोस्ट महीना भर होने जा रहा है, 300 पेज में पढ़ पाया हूँ, और मैंने तय किया है कि इसको अगले 15 दिन में ख़त्म करूँगा। एक मोटा उपन्यास पढ़ने में आपको महीना भर लग जाता है। 15 दिन मुझे शिवमूर्ति का उपन्यास 600 कुछ पृष्ठों का था, अगम बहे दरियाओं पढ़ने में लग गया। तो अगर आप हिसाब लगाएं, 15 दिन में एक किताब को औसत रखें, जीवन में सब काम छोड़ के आप पढ़ रहे हैं, तो साल में अधिकतम 25 किताबें बनती हैं। कविता संग्रह पलट के आप बोलने की मैंने पढ़ लिया तो एक अलग बात है। फिर आप इतना लिख कैसे लेते हैं? अगर मान लीजिए उस अनुपात में अगर आप कम पढ़ रहे हैं और लिख ज़्यादा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग इतना ही पढ़ते हैं जितना मैं पढ़ रहा हूँ। और लिखने का जो मामला है उसमें मेरा बहुत सारा लेखन पत्रकारिता का रहा। बल्कि बीच में तो मैं 70-80 लेख लिख लेता था साल भर में। यानी दफ्तर में बैठ के हर शाम 1200, 1500, 2000 शब्दों का लेख। मतलब सप्ताह में 3 या बिल्कुल सप्ताह में 3 लेख तो होते ही होते थे। हाँ, आप मेरी फेसबुक वॉल देखेंगे, 52 हफ्ते होते हैं, आप 70 लिख रहे हैं तो मतलब 1.5 एक हफ्ते में 1.5 लेख। हाँ, वही हाँ। तो वो हो जाते थे। तो उसमें पत्रकारिता के बहुत सारे लेख थे। जैसे सरकार बनी तो आप तुरंत एक कमेंट कर दें, आप गठजोड़ की राजनीति पे, बदलते माहौल पे एक कमेंट कर दें। तो इस तरह के कमेंट्स, और बहुत बड़े नहीं होते थे वो,
1200 शब्द, 1500 शब्द, 2000 शब्द। ये जो लेखन का संस्कार है हाँ। प्रियदर्शन जी, एक तो अब जैसे हम लोगों ने बात की माँ पिता की तरफ से साहित्यिक संस्कार आया ही आया, पत्रकारिता धीरे धीरे जनसत्ता के मार्फत एनडीटीवी होते हुए आप तक पहुंची गई, लेकिन इन दोनों में भाषा का जो संस्कार है उसको साधना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है कि पत्रकारिता की भाषा और साहित्य की भाषा, अगर मैं दोनों की भाषा को एक ना मान के फिलहाल चलूँ तो? देखिए, असल में दोनों की भाषा में अंतर तो है, लेकिन कोई बुनियादी अंतर नहीं है ना। और मैं पत्रकारिता की भाषा के लिए भी अक्सर एक कवि की पंक्तियां दोहराता हूं, भवानी प्रसाद मिश्र की, जो उनकी कविता है कलम अपनी साध और बात अपने मन की, ठीक है एक आध। उसके बाद उनकी पंक्ति है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद हमसे बड़ा तो दिख। तो जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह लिखें। नकली भाषा से मैंने हमेशा परहेज किया, चाहे साहित्य की दुनिया हो चाहे पत्रकारिता की हो। ये ज़रूर फर्क पड़ा कि पहले मैं तत्सम शब्दावली में ज़्यादा लिखता था। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी तत्सम शब्दावली पीछे छूटती जा रही है और मैं बिल्कुल आम फहम शब्दों की ओर आ रहा हूँ। ज़रूरी होती है तत्सम शब्दावली? विषय पर निर्भर करता है, और मुझे तब ज़रूरी नहीं लगती है। और सच बात है कि जब आप कोई विषय चुनते हैं, विषय आपकी भाषा तय करता है। क्योंकि आपकी शुरुआती कहानी अगर मैं देखूं तो उसके हिस्से का जादू की कहानियां अगर मैं उठाऊं तो वहां पर तत्सम शब्दावली आपको दिखलाई पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि शायद पत्रकारिता का जीवन उसमें उतना ज़्यादा हावी नहीं रहा। हालांकि उसमें एक कहानी उसमें है जिसमें खबर पढ़ती जो खबर पढ़ती लड़कियां, वो कहानी उसमें एक है जो कि न्यूज़ रूम के भीतर की है, बाकी कहानियां नहीं है। लेकिन बाद की कहानी अगर मैं आपकी देखूं तो हर कहानी में न्यूज़ स्टोरी या न्यूज़ रूम की कोई ना कोई स्टोरी है, और वहाँ पर तत्सम शब्दावली लगभग गायब है। हाँ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 2003-04 के बाद, अच्छा, मैंने कई ढंग से भाषा सीखी। साधने का तो मामला नहीं है। मुझे देखिए, जब मैं लोगों की नकल करने में बड़ा उस्ताद रहा, इस तरह नकल करूं कि पकड़ में ना आए कि नकल है ये, और जिन लेखकों की उनकी वो भी नहीं बता सकें कि उनकी नकल की है। तो जो मैंने शुरुआत की थी रांची यूनिवर्सिटी के दौर में भी लिखते पढ़ते हुए, तो जो आमतौर पे तत्सम कविता और उसके बाद छायावादी कविता, और दूसरी चीज़ जो आपको लुभाती है वो उर्दू शायरी लुभाती है, नई कविता उसके बाद आ जाती है। तो उनको पढ़ते हुए एक भाषा संस्कार बनता रहा। लेकिन अंग्रेजी का चूँकि मैंने अंग्रेजी माध्यम में मास्टर्स किया और मुझे कुछ बहुत अच्छे टीचर मिले, जब मैं वेस्टलैंड को पढ़ रहा था, टी.एस. एलियट के या कीट्स का हाइपेरियन पढ़ रहा था, तब मैंने भाषा के नए इस्तेमाल देखे। मैंने कहा कि अरे, ये इस ढंग के काम से तो मैं अपरिचित था। और वैसी भाषा का इस्तेमाल हिंदी में नहीं हो रहा था, या कम से कम मेरी जानकारी में नहीं था। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो अचानक मुझे सलमान रुश्दी के उपन्यास का अनुवाद करने का काम मिला, द मिडनाइट चिल्ड्रन। जब मैं उसका अनुवाद कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये 96-95 का उपन्यास है, मैंने अनुवाद है मेरा। अब बड़ी तेज रफ्तार में किया गया, जैसे वनडे मैचेज खेले जाते हैं कि दिन में मुझे 14-15 पेज का अनुवाद करना पड़ता था, बड़ी टफ अंग्रेजी का। और वो अनुवाद लगभग उर्दू निष्ठ हिंदी में है, क्योंकि उसका पूरा बैकग्राउंड वही था। आप सलीम सिनाई या दूसरे जो किरदार थे, अम्मा जो हैं, उनसे आप उस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सलमान रुश्दी को पढ़ते हुए मैंने भाषा की एक और रंगत पकड़ी, या साहित्य में चीज़ों को बरतने का एक और ढंग पकड़ा। जैसे कोई उदाहरण अगर आप समझा सकें। उदाहरण से ज़्यादा मैं ये बताऊंगा आपको, एक तो प्रयोग की जो दुस्साहसिकता है वो रुश्दी में बहुत है। मसलन फिक्शन का आपको अनुवाद करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण देके बताता हूँ। उदाहरण आपने पूछा, उसका एक वाक्य है कि ट्रेन जो है वो चर्चगेट स्टेशन की ओर जा रही है। तो वाक्य है, द ट्रेन वाज येलो ब्राउनिंग टुवर्ड्स चर्चगेट स्टेशन। येलो ब्राउनिंग, हाँ, येलो ब्राउन को उसने वर्ब में बदल दिया। हाँ। उसको ये नहीं बताना पड़ा कि ट्रेन चर्चगेट स्टेशन की ओर जा रही थी और ट्रेन का रंग येलो ब्राउन था। एक वाक्य में उसने एक जाती हुई ट्रेन का बिंब हमारे सामने खड़ा कर दिया, द ट्रेन वाज येलो ब्राउनिंग टुवर्ड्स चर्चगेट स्टेशन। और आपने इसका अनुवाद किया?
अब मुझे याद नहीं है, भूरी पीली हुई जा रही थी टाइप कुछ किया होगा, याद नहीं मुझे इतने बरस बाद, लेकिन इसी आसपास किया होगा। तो लेकिन तब मेरी समझ में एक बात आई कि अब बिंबों को भाषा के भीतर कैसे पकड़ सकते हैं। दूसरी बात थी कि भावुकता से दूरी। हिंदी साहित्य बड़ा भावुक साहित्य है, बड़ी तेजी से आंख से आंसू बहने लगते हैं। तो मुझे लगा कि उसको पढ़ते हुए कि आप भावुकता से थोड़ी दूरी बना के चलें तो आप चीज़ों को बेहतर और ज़्यादा संवेदनशील बना सकेंगे। और इसका एक उदाहरण जो इस लेखन का पड़ा, मैंने जो मेरे लिए सबसे भावुक मसला हो सकता था, मेरी माँ का संस्मरण। 1994 में माँ का देहांत हुआ था। 1995 में 1 साल बाद मैंने वो संस्मरण लिखा था। तो वो जब संस्मरण लिखा था वो दौर था जब मैंने अनुवाद किया था। तो मैंने यत्नपूर्वक अपने आप को भावुकता से बचाने की कोशिश की और कहा कि थोड़ा सा अंतराल से माँ को देखो। और मैंने पाया कि वो संस्मरण लिखे हुए मेरे तमाम लेखन से अब तक कई लोगों को, उस समय कम से कम आधा दर्जन नाम मुझे याद हैं जो मैं लूँगा नहीं, जिन्होंने कहा कि उसको पढ़ के मैं रोया, और पुरुष स्त्रियां दोनों। नहीं, तो वाकई में हाँ, मैंने आपसे कल भी बिल्कुल फोन में बात हो रही थी, मैंने कहा उसके हिस्से की धूप की अंतिम कहानी, जिसको आपने कहा कि संस्मरण है, उसके हिस्से की धूप अमरुल्लाह गर की किताब है, उसके हिस्से का जादू। हाँ, मैं कहा उसका अंतिम जो कहानी है जिसको आपने संस्मरण कहा वो बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक। तो जो आपने बात की उसमें से 2-3 बातें निकल रही हैं। पहली तो यही मार्मिकता वाली, जिसमें आपने कहा कि मैंने ये पाया कि भावुकता से खुद को कैसे तटस्थ रखना है और तब डिटैचमेंट जरूरी होता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी, चूंकि आपने अनुवाद की बात अभी की, आपने नॉन फिक्शन का अनुवाद किया, फिक्शन का अनुवाद किया, कविताओं का भी आपने अनुवाद किया, गाहे बगाहे अनुवाद किया। किस तरह की, और चूंकि पत्रकारिता के अनुवाद पर आपकी किताब ही है रामशरण जोशी के संपादन में, जो आपने और 3 लोग हैं उसमें जो आपने लिखी है, जितेंद्र जी हैं, 3 लोग हैं उसमें, अरुण प्रकाश हैं। किस तरह से अनुवाद का ध्यान रखा जाता है कि कविता में मुझे इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना है और कहानी या उपन्यास में इस तरह की? देखिए, कविता का अनुवाद तो मतलब थोड़े हल्के लहजे में कहूँ तो बिल्कुल फ्रॉड काम है, क्योंकि कविता जो है मूलतः बिंब धर्मी चीज होती है। अगर मान लीजिए यूरोप के लिए सागर का, जो यूरोपीय कवियों के लिए समुद्र का जो बिंब है, समुद्र उनके बिल्कुल पास है। हमारी तरह के जो लैंडलॉक्ड लोग हैं, जो भू आवेष्टित लोग हैं, उनके लिए समुद्र बहुत दूर की उपस्थिति है। तब उस समुद्र को अपनी कविता में लाएंगे भी तो बदल जाएगा वो। ठीक बात है। अगे का जो सागर किनारे की जो कविताएं हैं वो अलग तरह की हैं, और यूरोपियन कवियों में आने वाला सी अलग तरह का है। तो एक तो बिंब का मामला ये है। फिर मैंने और दिलचस्प काम देखे हैं अनुवाद की दुनिया में। एक पत्रिका का बहुत मोटा अंक पाब्लो नेरुदा पे आया। पाब्लो नेरुदा की 20 लव सॉन्ग्स एंड पोएम ऑफ डिस्पेयर। तो पोएम ऑफ डिस्पेयर जो था उसका अनुवाद उसी अंक में उदासी का नगमा की तरह एक जगह छपा, और दूसरी जगह वो हताशा का गीत या ऐसा कुछ करके वो 2 कविताओं की तरह छपा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, जो हिंदी के ख़ासतौर पे मैं वो दुर्घटना भारतीय भाषाओं के साथ देखता हूँ, मलयालम से कोई चीज़ अंग्रेजी में अनुदित होती है, अंग्रेजी से आप उसको हिंदी में लाते हैं, उसकी पूरी बिंब योजना बदल जाती है। एक काम जिसके बारे में आपको मेरे पता नहीं होगा, वरयाम सिंह उसके गवाह रहे हैं। जब मैं दिल्ली आया तो वरयाम सिंह ने मुझे रूसी कविताओं के अनुवाद की परंपरा पे काम करने को कहा था, और 7-8 कवियों की, जिसमें पुष्किन शामिल थे, जिसमें लेरमेंतेव शामिल थे, जिसमें त्यूतचेव शामिल थे, जिसमें अन्ना अखमोआतोवा थी, जिसमें येवतुशेन्को थे। ये रूसी से अंग्रेजी से आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया कुछ, मैं बता रहा हूँ। मारीना थी उसमें, 7-8 लोग थे, वोजनेशंस्की भी थे, वोजनेशंस्की। तो इन सब के जो अलग अलग अनुवाद हैं, जैसे एक अनुवाद मान लीजिए मदन लाल मधु ने किया, एक अनुवाद राजेश जोशी ने किया, एक अनुवाद श्रीकांत वर्मा ने किया। तो था कि उन अनुवादों की चर्चा करो, उन अनुवादों पे बात करो। मायाकोव्स्की का जो अनुवाद राजेश जोशी का है, मदन लाल मधु के अनुवाद से बिल्कुल भिन्न है, 2 कविताएं मालूम पड़ती हैं। जो श्रीकांत वर्मा का अनुवाद है उस पर श्रीकांत वर्मा की कविता की छाया है। ये हर लेखक की अपनी एक छाया होती है
जो अनुवाद में चली आती है। कविता चूंकि बिंबों और उसका ज़्यादा खेल है, तो फ्रॉड शब्द चलिए मैं वापस ले लेता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि अरे कविता की परंपरा में इतना महान काम हो गया है और प्रियदर्शन उसको फ्रॉड बता रहे हैं। क्योंकि अगर अनुवाद नहीं होगा तो हम तक तो बिल्कुल बिल्कुल वो एक अपरिहार्य मजबूरी है, और मुझे तो अनुवाद की परंपरा से हम बड़े हुए हैं। मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ कि नाजिम हिकमत मेरे लिए हिंदी का कवि है, पाब्लो नेरुदा भी हिंदी का कवि है, बर्तोल्ट ब्रेख्ट भी हिंदी का कवि है, और रूस के सारे उपन्यासकार टॉल्स्टॉय हों, तुर्गनेव हों, चेखव हों, गोर्की हों, सब मुझे हिंदी के लोग लगते हैं, क्योंकि इन सबको हिंदी में ही पढ़ा मैंने। इन सबसे मेरी मतलब चेतना या जो भी होता है उसका विकास हुआ। तो अनुवाद की अपरिहार्यता को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कविता का अनुवाद बहुत मेहनत, बहुत अनुशासन और बहुत दृष्टि, तीनों चीज़ें चाहता है, जो शायद इन भागते दिनों में संभव नहीं है। मंगलेश जी ने, अशोक जी ने, कई ने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं, शानदार अनुवाद किए हैं, लेकिन बहुत सारा काम अनुवाद के नाम पे बिल्कुल उल्टा पलटा भी होता रहा है। फ्रॉड है। चलिए फ्रॉड शब्द तो आप फंसा देंगे मुझे, जात शत्रुता मेरी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। नहीं, वो जैसे अच्छे अनुवाद में एक चीज़ और मैंने देखी, जब मैं रुश्दी को ट्रांसलेट कर रहा था तो मैंने पाया कि एक वाक्य बार बार आ रहा है, वो है फूल फ्रॉम समवेयर, इडियट फ्रॉम समवेयर। मैंने कहा इसमें क्या अनुवाद करूं? अचानक मुझे समझ में आया कि मूर्ख कहीं के का कहीं के को उसने फ्रॉम समवेयर कर दिया है, असल में उसी ने अनुवाद किया है, हमने नहीं किया है। तो फिर उसको मैं ओरिजिनल में ले आया। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो अनुवाद, जैसे निर्मल वर्मा ने यान ओच्चे नाशिक का अनुवाद किया, रोमियो जूलियट और अंधेरा, उसको पढ़िए और अनुवाद का नाम हटा दीजिए, अनुवादक का मूल किताब का नाम हटा दीजिए लेखक का, तो लगेगा कि आप निर्मल वर्मा की कोई कृति पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो लेखक की छाया भी आती है उसमें। वापस आ रहा हूँ, जो आपने माँ के संस्मरण की बात की, उसके हिस्से का जादू। धूप बोलने वाला था, लेकिन अरे लग के धूप और छाया से बचना बहुत मुश्किल हो, इतनी बड़ी उनकी छाया हिंदी संसार में है। नहीं, उसके हिस्से का जादू, बल्कि चलिए अंतिम कहानी वो आपने अपनी माँ को समर्पित की है एक तरीके से, और वो पूरा का पूरा किस तरह से माँ की तबीयत खराब हुई और कौन कौन उनके पास था, जिसमें आपके भाई का जिक्र है, सब लोगों का उसमें जिक्र आता है। जाहिर है आपके लिए वो लिखना उतना आसान रहा नहीं होगा, और आप कई बार रुके होंगे, कई बार कुछ ना कुछ हुआ होगा। ऐसा क्यों है कि उसके हिस्से का जादू की अंतिम कहानी माँ को समर्पित है? और अगर मैं आपके कविता संग्रह लूँ तो कविता संग्रह की अंतिम कहानियाँ भी कहीं ना कहीं माँ पर जाके खत्म होती हैं। क्या कविता संग्रह की ऐसा हुआ? मैं आपको दिखाता हूँ। मृत्यु पे समर्पित है शायद आखिरी कुछ कविताएं, मुझे मृत्यु पर समर्पित हैं। और यो किताब यहाँ नहीं है। ठीक है। नहीं, वो किताब मेरे हाथ में ही है। अच्छा। और मैंने मार्क भी किया हुआ है। 40वें जन्मदिन पर डॉक्टर इवा हजारी की याद, उसमें भी माँ का जिक्र आता है। और उससे ठीक पहले कभी कभी माँ की याद, बिल्कुल ये भी यहाँ पर कविता आती है। अगर आप ये जो काया की माया है इसमें आप जाएंगे तो अंतिम में आते आते फिर वही मृत्यु और शोक सभाओं पर आप चले जाते हैं। और एक और अगर कहानी संग्रह पे जाऊँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं अंत में आते आते वो होता है। इस किताब में माँ के साथ जब एक दो अवसर ऐसे आए जब आपने याद किया। एक तो जब अचानक वह आई एक कविता है, वाकई ऐसा हुआ था कि मैंने सपने में देखा था कि सुबह का सपना था कभी कि वाई है मेरी किताबें पलट रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि अरे इसको न बताऊँ कि हम लोगों ने उसकी मृत्यु की बात की है और उसको पता ही नहीं कि मेरा बेटा है। तो वाकई मैंने सपने में देखा था और उसको मैंने जस का तस सुबह लिख लिया, तो एक कविता वो हो गई। तो शायद हम सबके भीतर मतलब माँ तो बनी रहती है। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि क्या है कि उसकी अंतिम कहानी माँ को है, उसकी अंतिम कविता में माँ याद आ रही है। फिर एक और कविता है उसमें भी उसी की बात हो रही है। मतलब ये हो कैसे रहा है? क्या पैटर्न कोई फॉलो कर रहे हैं प्रियदर्शन जी, अपने आप हो रहा है? नहीं। और उसमें मृत्यु को लेके 3-4 कविताएं और हैं, क्योंकि मृत्यु आपको झटका देती है, सबसे ज़्यादा झटका देती है। मंगलेश जी वाले उनकी मृत्यु पर मेरी कविताएं लिखी जो इन संग्रहों में नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो हुआ था। मैं आज तक उनके ऊपर, चूँकि मैं जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ वो तीसरे माले पे वो रहते थे, दूसरे माले पे,
वहाँ से उनके खांसने की आवाज़ सुबह आती थी। मैं अब भी उनको याद करता हूँ। अब भी वो मतलब किसी के पदचाप को मुझे अचानक अरे मंगलेश ही निकल रहे हैं, तो ये ख्याल आता है अब भी। अरुण प्रकाश की वो एक दौर में उनसे मेरा खूब संपर्क रहा था। वो जनसत्ता आते जाते थे और उनके मृत्यु के बाद जब मैं शोक सभा में गया तो थोड़ा अनमनापन सा एक महसूस होता रहा भीतर भीतर। तो मुझे लगा कि उससे मुक्त होने के लिए लिखना जरूरी है। एक लड़की थी मेरे साथ काम करती थी, वो मतलब कई बार हम लोग साथ लौटते थे। वो जूनियर थी मुझसे, वैशाली में रहती थी। तो जब लौट रहे थे हम लोग एक दिन, तो उसने कहा कि आप सर गाड़ी धीरे धीरे चलाइएगा। मैंने कहा क्यों? तो हंसते हुए उसने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना है। फिर कहा कि पता नहीं चलता है ना सर, मैं खूब ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ। और बड़ी खुशमिजाज सी लड़की। अगले 45 मिनट तक वो रामप्रस्थ में रहती थी। ग्रेटर नोएडा से रामप्रस्थ तक धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आने वाले दिनों के बारे में, बच्चे के बारे में खूब बात की। 15 दिन बाद उसको डेंगू हो गया, गुजर गई। अब आप इससे मुक्त कैसे होंगे? सबसे आसान तरीका है कविता लिख के। ठीक है, कविता है आपकी, कविता लिखना। हाँ, एक कविता, उसमें लगातार आप ये बताते हैं कि कविता लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे कविता लिखी जानी चाहिए। हाँ, उसमें एक पंक्ति आती है, कविता लिखना आसान नहीं होता। हाँ, कविता लिखने से पहले खुद को भी बदलना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ। कैसे बदलना पड़ता है खुद को? देखिए, असल में लिखना तो मुझे बहुत प्रिय रहा। जब अक्सर लोग बोलते हैं आप थकते नहीं, आप इतना क्यों लिखते हैं, तो उसका एक राज है कि लिखने को बहुत सारे लोग बहुत पवित्र काम, पूजा का काम, लेखन पूजा का कक्ष या बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व ये सब मानते हैं। मेरे लिए वो बिल्कुल खेल के मैदान जैसा है। जैसे आपको मन न लगे तो आप टीवी खोल लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं। कई बार मैं लिखता हूँ, तो लिखते हुए मैंने बहुत लिखा, लेकिन जब आप लंबे अंतरालों के बाद कविता की ओर लौटते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, शुरुआत में मैंने कविता लिखनी शुरू की 93-94 के बाद जब दिल्ली आया तो कविता कहानी दोनों छूट गई। उसके बाद अरसे तक 2008-9 के बाद मैंने कहानियाँ लिखनी, 1998-99 के बाद मैंने कहानियाँ लिखनी फिर से शुरू की, और 2001-2 तक लगता था पता नहीं क्या लिखूँगा। तो कई कई दिनों बाद जब आप आते हैं और चाहते हैं कुछ लिखें, तो आप अपने आप को सन्नाटे में पाते हैं। तो बदलने का मतलब आप अपने भीतर उतरते हैं, अपने आप को खंगालते हैं, पाते हैं कि अरे जैसे कोई बड़ी अलमारी हो, उसमें कई पुराने रुमाल ठूसे हुए हों, कई पुराने कपड़े, बेकार हो चुके कपड़े सब बेतरतीब हों, आप उनको सहेजते, ठीक करते, दुरुस्त करते हैं। तो वो प्रक्रिया अपने आप को खंगालने की होती है, वो बदलने की होती है। अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है लिखने के लिए। शायद कई विधाओं से लेख लिखना आसान काम होता है। लिखना तो कुछ भी आसान काम होता है, लेकिन अच्छा लिखना भी हो जाता है। बहुत अच्छा लिखना और नायाब लिखना में बहुत बारीक फर्क होता है। जब कविता लिख रहे होते हैं, हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने एक आलेख लिखा था, उसमें विचार और संवेदना की बात कही थी। हाँ, तब मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या कविता लिखते हुए विचार और संवेदना का संबंध बना रहना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिना विचार के संवेदना है तो उसमें विचार है। भावुकता एक अलग चीज है ना। मतलब कविता लिखना एक बात और है कि जैसे जो पुरानी बात है कि अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं पलट के थप्पड़ मार दूं उसको, तो इसे कविता नहीं बनती है। ये भावुकता है कि मैंने तो अपना प्रतिशोध ले लिया। लेकिन अगर आप रुक के विचार करने लगते हैं कि उसने आपको थप्पड़ क्यों मारा, और आप उसको मुस्कुरा के देख लें, चाहे जो भी कर दें या उसको मजबूर करें किसी बात के लिए, तो पता चलता है कि आपने कविता रच ली। तो रुक के विचार करना, अपनी संवेदना को ठहर के, जो कविता की जो बुनियादी परिभाषाओं में एक है जो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने दे रखी है, वो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, लेकिन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अपने प्रशांत क्षणों में जब उनको आप पकड़ते हैं, तो इन प्रशांत क्षणों की बात क्यों होती है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी की बात क्यों होती है? क्योंकि तब आप उन पे विचार करते हैं। जब आप मुक्तिबोध जिस तीसरे क्षण की बात करते हैं, अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच की जिस फासले को भरने की बात करते हैं, वो किस चीज़ का है? जाहिर है कि भावना तो पहली बार में आ गई आपके पास,
उसको विचार एक संवेदना में बदलता है। जैसे आपकी कविता है सोया हुआ वह परिवार, हाँ, अब जाहिर सी बात है आपने एक परिवार को देखा होगा। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके पास हाँ, आपकी संवेदना उनके साथ जाके जुड़ी होंगी। हाँ, लेकिन वो विचार में तत्काल तो परिवर्तित नहीं हुआ होगा या हो बिल्कुल, गया बिल्कुल। था? नहीं होता है, क्योंकि ये कविता धीरे धीरे एकदम यथार्थ है। हाँ। जो आपने देखा, लेकिन इतना ज़्यादा शब्दों के साथ खेलते हुए आप आगे से बढ़ते हैं और अंत में पूछते हैं कहाँ से आया होगा वह परिवार, क्या है वो परिवार, आदि आदि। तो ये जो देखा, वो देखना और फिर वो कागज़ पर आना, इसके बीच की यात्रा एक कवि के लिए कैसी होती है? बहुत लंबी यात्राएं होती हैं, चीज़ें आपके भीतर पकती रहती हैं, आपको पता नहीं चलता है। मैं एक कविता का जिक्र करूंगा, आमने सामने कवि, जो विष्णु खरे और विष्णु नागर पे है, वो इस संग्रह में है। हाँ, इसको संग्रह में है जिसमें आपने उसमें लिखा भी है दोनों से माफ़ी सहित, कि मैं गया और दोनों उस कविता से बड़े प्रसन्न हुए। तथ्य ये है कि 94-95 की बात होगी, जब मैं गया उनके घर। रांची में मेरे लिए एक लेखक का होना बहुत बड़ी बात होता था। मैंने देखा कि विष्णु खरे और विष्णु नागर एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मेरे लिए बड़े प्रमुदित करने वाली बात थी। फिर मैं लौट आया, ये कविता 2008 में लिखी, यानी कम से कम 15 साल का वो कविता मेरे भीतर बची रही। ऐसी और भी उदाहरण कविता है पूर्वरंग और नाटक के बाद। अब वो उस कविता की पृष्ठभूमि ये है कि मैं 1985 में थिएटर से जुड़ा था और मैंने रांची में बहुत कम साधनों में अपना नाटक करते थे। तो हुआ क्या कि हम लोग पहुँचे हॉल में, एकदम खाली हॉल। हमने कुर्सियाँ सजाई पहले, फिर हमने वहाँ पर्दे लगाए, फिर हमने साउंड वाले को बुलाया था, साउंड सिस्टम में मदद की, लाइट का सामान लगाया, सब किया। धीरे धीरे रिहर्सल किया। 5 बजे के बाद लोग भरने लगे, 6 बजे के बाद नाटक शुरू हो गया। मैंने कहा कि क्या कमाल है ये कविता। वैसे आप आगे पीछे पढ़ें तभी मज़ा भी है, अलग अलग पढ़ेंगे तब मज़ा भी नहीं आएगा इस कविता का। तो मैं बताता हूँ इसका। तो पहले मैंने सिर्फ यही कविता लिखी थी पूर्वरंग, कि मुझे लगा कि कैसे 3 घंटे में सारी दुनिया बदल जाती है। उसके बाद ये मैंने प्रयाग जी को भेजी, रंग प्रसंग शुरू हो रहा था। उन्होंने कहा कि कविता और अगर होती, तो मैंने तुरंत दूसरी कविता नाटक के बाद लिखी। मेरे एक साथी ने कहा कि अब शब्दों से खेल कर रहे हैं, क्योंकि कविता तो आपने लिखी नहीं थी, डिमांड पे तुरंत लिख दी। मैंने उनको बताया कि जो नाटक खत्म हुआ था उसके बाद वाकई ये स्थिति थी कि हमने लाइट वाले को विदा किया, साउंड वाले को विदा किया, कुर्सियां समेट के एक जगह की रखी और रात को 12 बजे लगा कि वो बिल्कुल एक शव की तरह ठंडा प्रेक्षागृह। इसलिए दोनों की शुरुआत आप देखेंगे कुर्सियों से होती है। पूर्वरंग में आप लिख रहे हैं कुर्सियां लग चुकी है, प्रकाश व्यवस्था संपूर्ण है, माइक हो चुके हैं टेस्ट। और नाटक के बाद में आप लिखते हैं कुर्सियां खाली हैं, छितराई हुई सी मंच पर अंधेरा है। तो लेकिन 1985 का पहला अनुभव था, जो 1950 मेरा ख्याल है 98-99 में कविता में बदला। तो ये जो चीज़, जैसे 44वें जन्मदिन पे इवा हजारी की याद। इवा हजारी डॉक्टर थी और माँ कई बार उसका किस्सा सुनाती थी, बल्कि मुझे कहीं ध्यान में था कि क्रिश्चियन रही होगी। बाद में पापा ने बताया कि नहीं, बंगाली डॉक्टर थी। तो वो कविताएं आपके भीतर, या कोई भी रचना शायद आपके भीतर पकती रहती है। कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से निकल आती हैं, कुछ समय लेती हैं। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी ने आपसे कहा कि भाई आप तो खेल करते हैं, डिमांड पर लिखते हैं। हाँ, डिमांड पर तो लिखते ही हैं प्रियदर्शन जी। मैंने, किसी ने मुझसे पूछा था रचना प्रक्रिया का, आपकी रचना प्रक्रिया क्या है। मैंने कहा कि रचना प्रक्रिया कनपट्टी पर रखी संपादक की बंदूक है। वो अड़ जाता है कि आपने दिया, शुरू करता है यहाँ से कि आप नहीं लिखेंगे, देखिए मेरी पत्रिका आने वाली है, महीने भर में आ जाएगी, महीने भर का समय आपको दे रहा हूँ, आप बहुत टाल मटोल करते हैं, आपको बताते नहीं बहुत जरूरी है आपका लिखना। और आखिरी में आपको हड़काने लगता है कि आपकी वजह से मेरी पत्रिका रुक जाएगी, आपको वादा नहीं करना चाहिए था, आपने 15 तारीख कहा था, 17 तारीख कर दी। तो ऑन डिमांड राइटिंग तो मेरी है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऑन डिमांड राइटिंग करते हैं। मैं माँ की बात बताता हूँ अपनी। माँ का लेखन जो था वो आकाशवाणी से उस समय कंट्रैक्ट आता था कि फला तारीख को आपकी रिकॉर्डिंग है तो आप आके रिकॉर्ड कराइए। फिर माँ घबरा जाती थी कि 8 मिनट कविता पढ़नी है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। लेकिन ऑन डिमांड राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी लिख देंगे तो आप पकड़े जाएंगे। वो चीज़ें आपके भीतर चलती रहती हैं, आपके भीतर का रचनाकार हमेशा सक्रिय रहता है। ऑन डिमांड राइटिंग का अधिकतम अर्थ ये हो सकता है
कि आप उन विधाओं में इतने पारंगत हों। जिस अलमारी को मैंने कहा था कि बहुत बिखरी हुई अलमारी है, वो आपकी सजी रहे, आपको पता है कि आपके कौन से कपड़े किस खाने में पड़े हैं, आपको कहाँ से उठा के दे देना है। ऑन डिमांड राइटिंग में फिर न्याय नहीं हो पाता होगा? नहीं, मैंने तो ऑन डिमांड राइटिंग से कई बार संतुष्टि हासिल की है। ऐसा कुछ नहीं कि न्याय नहीं हो पाता है। आप चाहे बहुत स्थिर होकर लिखें, नहीं, फिर आप ये कहने लगते हैं कि अरे जल्दी में लिखा गया था, इससे बेहतर क्या लिखा जा सकता है। नहीं, जल्दी में लिखा गया था वो तो एक एक्सक्यूज होता है। मैं आपको रचना प्रक्रिया के बारे में 2-3 चीज़ें, एक मैं मंगलेशी को बहुत करीब से देखता था। कथा देश में एक कॉलम आता था, मैं और मेरा समय। मंगलेशी ने उसका पहला ड्राफ्ट मुझे पढ़वाया। मैंने देखा कि क्या लिखा है, फालतू। मैंने उनको कहा नहीं, एकदम सामान्य सा, जिसको मैं 5 मिनट में उससे बेहतर लिख दूँ। फिर अगले दिन दूसरा ड्राफ्ट दिखाया। 6ठे या 7वें दिन उन्होंने जो चीज़ तैयार की वो मैं नहीं लिख सकता था, वो शानदार थी। तो हर लेखक की अपनी एक रचना प्रक्रिया होती है। ये नहीं होता है कि मैं 5 ड्राफ्ट उनकी तरह करने को बैठ जाऊं तो वैसा लेखक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। चीज़ों के निकलने का, मैं अमूमन फर्स्ट ड्राफ्ट वाला राइटर हूँ। अब तो कंप्यूटर में ड्राफ्ट पता भी नहीं चलता है। पहले जब आप कागज कलम से लिखते थे, एडिट करते रहते हैं, तो पता नहीं लगता। बल्कि एक किताब है दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द बुक, ये इतालवी जो उम्बर्तो इको थे और ज्यां क्लाद कैरियर, फ्रेंच जो राइटर, पटकथाकार, द टिन ड्रम की पटकथा लिखी। वो जो महाभारत जो पीटर ब्रूक का है उसकी पटकथा लिखी। भारत में भी एक किताब लिखी, इन सर्च ऑफ महाभारता, वो उनकी किताब है। उन दोनों के बीच बातचीत पे वो किताब है। उसमें वो बुनुएल के हवाले से बताते हैं कि स्क्रिप्ट कितनी मैटर करती है। कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पहले तो हम लोग कागज पे लिखते थे, पता चल जाता था कि आप कितना ड्राफ्ट बना रहे हैं। फिर वो एक बनते हुए मकान में जा रहे हैं बुनुएल, और वहाँ वो बोलते अच्छा बन रहा है, दिस इज़ द ड्राफ्ट ऑफ द हाउस, वो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ड्राफ्ट मैटर करता था, लेकिन बहुत सारे लेखकों के लिए नहीं करता। और अब पता नहीं चलता है कि आप कहाँ ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में आप एक ही कॉपी को इतना बदल देते हैं। लेकिन मेरे लिखने की प्रक्रिया में ऑन डिमांड जो रहा, ये नहीं रहा कि अचानक आप आज बोल दें तो मैं लिख दूं कुछ भी, वो मेरे भीतर चलता रहा है। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, कहानियों पर आऊँगा, लेकिन अब चूंकि ऑन डिमांड की बात हो ही रही है, तो एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? प्रियदर्शन जी, आपके बारे में कहते हैं कि भाई आपसे जो विषय कहें आप उस पर लिख देंगे। पत्रकारिता के लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से मतलब मैं भी जानता हूँ, मैंने कभी दावा नहीं किया कि हर विषय का एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं मतलब पत्रकारिता करते हुए पत्रकारिता की जो लेखन है वो मैं बहुत सारे विषयों पे कर लेता हूँ, लेकिन ये सच है मैं नहीं जानता हूँ कि दूसरों की कितनी दिलचस्पियाँ होती हैं। मैं क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी बहुत थी, और मैं आज भी आपको कपिल देव के शुरू के 25 टेस्टों में किस टेस्ट में उसने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, इसका हिसाब दे सकता हूँ। भारत ने एशियाड में कब खेला, कहाँ कब एशियाड हुए बता सकता हूँ। ओलंपिक कब कहाँ हुए, अब इधर 2-4 बार के भूल गया हूँ। तो खेल में मैं बुरी तरह डूबा हुआ था। टेनिस जो जानते नहीं थे हम लोग, उस टेनिस में मैं एक दौर का इतिहास बता सकता हूँ, क्योंकि खेलों में मेरा मन लगता था। बाद के दौर में फिल्मों में बहुत मन लगा मेरा। तो आपकी दिलचस्पियाँ भी तय करती हैं आपके भीतर कितनी जिज्ञासा है। थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, हाँ, तो आप माना जाता है कुछ नहीं करते हैं। हाँ, शायद मैं उसी कुछ नहीं का लेखक हूँ, लेकिन कुछ नहीं हाँ लेकिन कुछ नहीं का भी एक मोल होता है। हाँ, ऐसा नहीं जो पानी की बूंदें होती हैं कुछ नहीं होती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन उस कुछ नहीं होने से ही चीज़ें बनती हैं। जो बहुत बड़े धमाके की तरह, विस्फोट की तरह होता है, वो भी होता है। मैं उसके अस्तित्व से इनकार नहीं करता हूँ, ना मेरी प्रकृति, जैसे मैं जानता हूँ मैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकता हूँ। कितनी बढ़िया कहानियाँ लिखते थे। तो पहला मतलब अरे अभी आपने असल में जो मैं चाहता था, हाँ, पहला संग्रह आपका जितना अच्छा है, बाद की कहानियाँ बहुत जल्दबाजी में लिखी गई लगती हैं। मेरा अपना कहना है, बाद के संग्रहों की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चौथा संग्रह मेरा था हत्यारा और अन्य कहानियाँ, उसकी कुछ कहानियाँ जो हैं मतलब मुझे भी निश्चित तौर पे, चूँकि उसमें मेरा शिल्प भी बदला है, मैं जानता हूँ, और तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिली,
अच्छा, मैं ऐसा लेखक नहीं हूँ कि लोगों से पूछता रहूँ कि मैंने आपको किताब दी है, प्लीज़ बताइए कैसी है, क्या आपने मेरी कहानी पढ़ी, प्लीज़ बताइए कैसी है। इसके बिना लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने जिस आह्लाद के साथ कुछ कहानियों का जिक्र किया, तो मैं चाहता था कि हत्यारा काश आप पढ़ पाते। ये सच है कि पहले संग्रह की नहीं, मैंने कहानियां उसकी कहानी केवल हत्यारा ही पढ़ी, बाकी कहानियां मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, है ना। लेकिन मैंने उसके हिस्से का जादू और सहेलियां तथा अन्य कहानियां और बारिश, धुआं और दोस्त, इसकी कहानियां मैंने पढ़ी। तो और बारिश, धुआं और दोस्त की भी कई कहानियां आपको, मैं आ रहा हूँ ठीक है, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ, है ना। एक और कविता से जुड़ा हुआ एक और सवाल था, लेकिन वो कहानी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों इंटर डिसिप्लिनरी टाइप के सवाल है, तो मैं बाद में उससे पूछूंगा। इसकी भूमिका पे आ रहा हूँ सबसे पहले, बारिश, धुआं और दोस्त की। और यही भूमिका अगर मैं सहेलियां और अन्य कहानियों के लिए लूँ और उसके हिस्से का जादू के लिए लूँ, एक चीज़ मिलती है कि आप कहानियों के बारे में पहले ही भूमिका में एक निर्णय नुमा चीज़ दे देते हैं कि मेरी कहानियों को इस खांचे में पढ़ा जाए, इस खांचे में ना पढ़ा जाए। ये स्वतंत्रता तो पाठक की होनी चाहिए कि वो कैसे पढ़े, कैसे ना पढ़े। लेकिन उसको बांध देना नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए आप एक भूमिका लिख देते हैं तो उस भूमिका के साथ पाठक पे शर्त नहीं लाद देते हैं, बल्कि पाठक ये बाकायदा कर सकता है उस भूमिका की धज्जियां उड़ा दे और बोले कि आपकी कहानी तो साहब आपकी भूमिका के खिलाफ है, तो पाठक उसको पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है, जैसे मेरी कहानियां भी खारिज कर सकता है। तो जैसे किताब में बाकी चीज़ें हैं वैसी, हालांकि मेरा ख्याल है बाद के संग्रहों में भूमिकाएं नहीं हैं, लेकिन जहाँ वो भूमिका है शायद मुझे लगा कि अपना पक्ष में रख दूं, पाठक स्वीकार करे करे न करे न करे, लेकिन ये पाठक को बांधना नहीं है, पाठक उसको भी खारिज कर सकता है। जैसे यही पहले संग्रह में भी आपने लिखा, एक शब्द का इस्तेमाल किया और इसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ भी किया। आपने कहा कि इस संग्रह की कहानियों में पूरी प्रक्रिया के कई निशान पढ़े जा सकते हैं, जो आपने ऊपर बताई। उसके बाद कहा, निसंदेह ऐतिहासिक या समाजशास्त्रीय आलेखों की तरह नहीं, निपट कहानियों की तरह। यही बात आप उसके हिस्से के जादू में कहते हैं कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण मेरी कहानियों का ना करें, ये विशुद्ध कहानी की तरह पढ़े। क्यों समाजशास्त्रीय विश्लेषण न करें मैंने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ कि समाजशास्त्रीय अंदाज की कहानियां नहीं है वो कहानियां हैं। नहीं, विशुद्ध कहानी जब आप कह रहे हैं कि ये विशुद्ध कहानियां हैं, जैसे ही आप विशुद्ध कहानी कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कहानियों में समाजशास्त्रीयता या वो तत्व नहीं है, जबकि समाजशास्त्र का तो मतलब ये कि मानव का समाज से जो संबंध है वो है, तो किसी भी कहानी में वो आएगा ही आएगा। ऐसी तो दुनिया की कोई कहानी नहीं हो सकती है जिसमें कोई समाज न हो। बिल्कुल, तो ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि आप विशुद्ध कहानियों की तरह पढ़ें, तो वो आलेख नहीं है, वो निबंध नहीं है, वो उनको उसमें अगर कुछ घटनाएं चली जाती हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी कई कहानियां बिल्कुल वर्तमान के कई प्रसंगों से जुड़ी हैं। जैसे पता नहीं आपने वो कहानी पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसमें जो ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने या मारे जाने के बाद की एक कहानी है। जी जी, ठीक है। हाँ, इसी में तो अब वो कहानियां एक घटना है। अब आप उसको घटना की तरफ पढ़ने लगेंगे और बोलेंगे कि आपने देखिए गलत लिख दिया, ये तथ्य तो ये था, आप यहाँ ये बता रहे हैं। जैसे इसी कहानी के आधार पे मुझे किसी ने लिखा कि प्रियदर्शन तो घोर सांप्रदायिक है। तो इसी चीज को अगर मैं आपके उपन्यास पर भी लागू कर दूं, जिंदगी लाइव में सारी घटनाएं सच्ची, सारी घटनाएं हैं वो। उसके आप गूगल में खोज सकते हैं जाके कि जब मैं बताता हूँ कि वहाँ 2 किसान मारे गए, उस दिन वहाँ 2 किसान मारे गए। जब मैं बताता हूँ कि अक्षरधाम में एक बुढ़िया ये बोल रही थी कि यहाँ पुलिस देर से क्यों आई, तो वो वहाँ आपको बाकायदा बाइट मिल जाएगी। लेकिन मेरा सारी चीजें, एक सवाल, अगर ये सारी चीजें जस की तस हैं, हुई हैं, मैं गूगल पे जाके उन्हें खोज सकता हूँ, फिर मैं उसे नॉन फिक्शन करार क्यों ना दूं? फिर मैं उसे उपन्यास के ही आलोक में पढ़ने की जिद क्यों एक लेखक की तरफ से हो? वो बस सिर्फ इसलिए कि जब आप उनको उन घटनाओं की तरफ पढ़ते हैं तो आप उनके भीतर की जो परतें हैं उनको नहीं देख पाते हैं। एक के बाद एक घटनाएं आपको पत्रकार की तरह या इतिहासकार की तरह दिखती जाती हैं। आतंकवाद का जिम्मेदार कौन, राष्ट्र के दुश्मन कौन, मीडिया क्या कर रहा था, इस तरह की चीज़ों में आप उलझ जाते हैं। जब आप उनको किस्से में बुनते हैं, जब आप उन इतिहास की घटनाओं को किस्से में बुनना, किसी चीज़ को एक मानवीय आंख से देखना है। आप कहानी जब कह रहे होते हैं तो उसको एक मानवीय दृष्टि से देखने दिखाने का यत्न कर रहे होते हैं। उसमें अच्छा एक बात और बता दूं, घटनाएं सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे कुछ घटनाओं के जो उसमें किरदार हैं
उन्होंने कहा कह रहे ये तो मेरे साथ हुआ था, आपने इसको लड़की के साथ क्यों कर दिया? तो मैं हंसने लगा। ये तो आपकी कहानी ब्रेकिंग न्यूज़ और तमाम चीज़ों में न्यूज़ रूम की सारी घटनाएं आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन आप उनको फेंट के गूंथ के एक नई चीज निकालते हैं, उस पर अपनी कल्पनाशीलता का समावेश करते हैं। जैसे सहेलियां और अन्य कहानियां, ये हाँ, आपका जो सबसे लेटेस्ट संग्रह चौथा, इसकी भी भूमिका है जो आपने कहा बात की में नहीं होगा, इसमें है। और आपने कहा कि इन्हें किन्हीं समाजशास्त्रीय बहसों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, बहसों की ये तरह, शुद्ध कहानियां। क्यों बहसों की तरह ना पढ़े? जब मैं प्रेमचंद पर आज के समय में बहस कर सकता हूँ, आप कहानी पे बहस कर लीजिए। कहानी पे बहस करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप समाजशास्त्रीयता की कसौटी पे देखें, फिर आप तथ्यों पे चले जाएंगे। और तथ्य जो होते हैं जितना बताते हैं उससे ज़्यादा छुपाते हैं। कहानियाँ करती हैं कि तथ्य के पीछे के अंधेरे को ले आती हैं सामने। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, लेकिन मेरा फिर आग्रह ये है कि जो लिखा हुआ है वो अंतिम या पाठक पे ऐसा बाध्यकारी नहीं कि उसके बाहर न जाए। जैसे आप भी उसके बाहर पढ़ रहे हैं तो आप उस पढ़ने को स्वतंत्र हैं। अंततः कहानियां अपना एक पाठ बनाती हैं, अपने कई पाठ बनाती हैं। तो ये है। चलिए, एक कहानी है इसमें, प्रतीक्षा का फल। हाँ, इस कहानी का प्लॉट कैसे और कहाँ से आया होगा, और वाकई में क्या इस तरह की सच्चाई हिंदी साहित्य में या हिंदी की दुनिया में होती है? देखिए, असल में हमारे एक साथी लेखक ने एक बड़े लेखक के बारे में एक चर्चा की थी, कई साल पहले बात थी कि ऐसा हुआ है। उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया था शायद। तो खैर, हमारे पास ऐसे कई मज़ेदार उदाहरण थे जो हमारे न्यूज़ रूम में भी हमारे एक साथी को उस दूसरे साथी ने अपनी पत्नी की मार्फत कहीं बुलवा लिया था। एक लेखक को पटना के हाँ, वो पत्रकार का मामला था। वो पति पत्नी शैतान थे थोड़े। तो पत्नी जो है एक लड़की बन के फ़ोन करती थी, अब बेचारा कहीं चला गया कि दूसरे शहर। तो ऐसी 3-4 घटनाओं को हम लोगों ने याद किया हंसे। तो कई बरस बाद इस घटना के, बल्कि मैंने उनको कहा था कि मैं लिखूंगा तो इसका क्रेडिट आपको दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन आपने नहीं दिया? नहीं, मैंने वो कहानी लिख के उनको भेजी। उन्होंने क्या किया कि उसके पहले जल्दी जल्दी, ये मानते कि प्लॉट तो मेरा था, उसी प्लॉट पे एक जल्दी से कहानी लिख के उसको कहीं छपवा लिया। तो अब अचानक नाम ले ही लूं? नाम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। क्योंकि आपसे कुछ समय पहले वो कहानियां, बहुरूपिया कहानियां वो आई थी, राकेश बिहारी जी की वो कहानी थी, राकेश की कहानी थी। तो राकेश जी एक ही प्लॉट था। हाँ, आप वो उसी प्लॉट पर उनकी कहानी और आपकी कहानी। जो हमारी बातचीत हुई थी भोपाल में, एक बार हम लोग मिले थे, मैंने मुलाकातें यहाँ तो कई बार हम लोग बहुत घनिष्ठ रहे। तो भोपाल में हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने किस्सा सुनाया। ये बात होगी 11-12 पता नहीं कब की होगी, बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद कुछ किस्से हमने ऐसे साझा किए, कुछ लेखकों के, कुछ पत्रकारों के, कुछ दूसरे मित्रों के भी। तो हमने कहा कि दिलचस्प कहानी का प्लॉट बनेगा। तो मैंने जब कहानी लिख ली वो, तो मैंने ईमानदारी के साथ उनको भेजा कि आप इसको देख लीजिए। अमूमन तुरंत उनका जवाब आता था, भैया ही बोलते हैं। उस बार उनका जवाब 3 दिन बाद आया कि अरे मैं तो इस पर लिख रहा था। और फिर वो कहानी जब छप गई तब मुझे पता चला कि अरे उन्होंने लिख डाली। तो ये हुआ था। तो खैर, एक थीम पे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उनकी अलग है, मेरी अलग है। लेकिन इस कहानी के साथ एक अनचाहा विवाद जुड़ गया जो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए चीज़ें व्यक्तिगत कभी नहीं रही। उनका एक वैचारिक पक्ष रहा और वही उनको डिफाइन करता रहा। नहीं, लेकिन कहानी है बहुत मज़ेदार। हाँ, मज़ेदार कहानी, उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ थीं और मैंने किरदारों को बिल्कुल बदल दिया। हाँ। यानी वो जो प्रोफेसर बनाया गया है बूढ़ा, वो अपने आप में एक दिलचस्प किरदार बन जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि आप उसको खोज निकालें कि तो फलां जी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो यत्नपूर्वक किया गया। चलिए, क्योंकि वो मंशा ये थी कि आप किसी को मैंने बुरी रोशनी में न देखें। बड़े बुजुर्ग प्रियदर्शन जी, एक कहानी संग्रह था जिसका आपने बिल्कुल संपादन किया था। जब संपादन कर रहे थे तब ये बात आपके जहन में थी, इसका जिक्र हालांकि आपने किया भी है एक जगह, कि बड़े बुजुर्ग किसे कहा जाए, क्योंकि हिंदी में तो 40 का 50 का लेखक भी युवा श्रेणी में आ रहा है, और यहाँ आप बड़े बुजुर्ग नाम से संपादन कर रहे हैं, जिसमें 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो लेखक बड़ा बुजुर्ग हो या जिन पात्रों को ले रहा है वो बड़ा बुजुर्ग हो। अब जो पात्र हैं वो भी बड़े बुजुर्ग किस तरीके से हैं, इस पर भी विवाद हो सकता है। तो किस तरह से चयन किया गया था? असल में ये स्वतंत्र किताब नहीं थी,
ये किताब रिश्ते नाते एक प्रकाशन श्रृंखला थी राजकमल प्रकाशन की, जिसके प्रधान संपादक अखिलेश हैं। उस सीरीज़ की एक किताब थी जिसमें मतलब प्रेम कहानियाँ भी थी, जिसमें शायद माँ पे अलग, पिता पे अलग, ये सारी थी। तो लेखकों के हिसाब से नहीं, कहानियों के हिसाब से, जिन कहानियों में बड़े बुजुर्गों का जिक्र मिलता है, तो बुजुर्गों को लेकर अब तक जो एक धारणा, 2-3 तरह की धारणाएं हैं। मतलब उनके साथ लाचारी का शब्द, उनके साथ एक तरह के सिकुड़ते जाने का मान लिया जाता है कि उनका जीवन अब यही बचा हुआ है, जो बहुत दूर तक सच भी होता है, जो हम पुरानी कहानियों में देखते हैं। लेकिन बुजुर्गों की कामनाएं होती हैं, इस बात पे बाद में ध्यान गया। बुजुर्ग अपना जीवन एक नई दूसरी पारी भी शुरू कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान गया। तो चूंकि अब संग्रह की कहानियों के केंद्र में तो वही था। इस संग्रह को जब संग्रह पे मैंने काम शुरू किया, पहले तो मैं मना कर रहा था। अखिलेश जी का दबाव टालना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत क्रूर संपादक हैं वो। तो उन्होंने एक आध काम, मतलब वही जो बंदूक रख के बोलते हैं, सुधीर चंद्र का इंटरव्यू हमसे ऐसे करा लिया उन्होंने। तो ये संपादन भी मैंने सोचा नहीं था करूँगा, इसमें उनकी भी मदद रही, लेकिन मदद ही थी। जैसे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इन सब में देख सकते हैं, जो आप बता रहे थे पढ़ने की सीमा, मैंने कहा कि मैंने मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई जिसको बहुत बोलते हैं, असल में मजाज के शब्दों में जो है, अगर मैं दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं, तो उसमें नहीं है कि जी में आता है कि मुर्दा चांद तारे नोच लूं, कुछ उस किनारे नोच लूं, कुछ उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र तो क्या सारे के सारे नोच लूं। तो कुछ इस किनारे नोच लूं, कुछ उस किनारे नोच लूं किस्म की स्टडी मेरी रही है। तो जब मैं ऐसा संपादन करूंगा तो, और 10, 12, 15 कहानियाँ ज़्यादा प्ले नहीं पाएंगे। हाँ, आपने प्रेमचंद से शुरू किया, उसमें कई अच्छी कहानियाँ छूट जाएंगी जो छूटने को अभिशप्त होंगी। जैसे मुझे सेरा यात्री की कहानी की याद आ रही थी, वो मुझे मिली ही नहीं। फिर बाद में मैंने पत्रिका में कहीं पढ़ा था, फिर वो इतना नहीं, आपने उसमें जिक्र भी किया कि सेरा यात्री की कहानी में लेना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ले पाया। हाँ। तो ऐसी कई चीज़ें थी। तो संपादन की उस सीमा हो जाती है। बहुत पुराना ये तो वो था। हाँ, तो अब तो अचानक आप इतने साल बाद पूछ रहे हैं, तो सारी चीज़ें मुझे ध्यान में नहीं हैं। लेकिन एक बात मतलब जो मैंने महसूस की कि पहले एक समय 60 के बाद लोग बूढ़े हो जाते थे, षष्ठी पूर्ति का हिंदी में सिलसिला था। धीरे धीरे मैंने पाया कि अब जो मतलब उम्र और सक्रियता की जो उम्र है वो 90 पार कर रही है। 84-85 तो निश्चित तौर पे पार कर रही है। मतलब शेखर जोशी 90 साल के थे और 3 मंजिला पे रहते थे संजय जोशी के यहाँ जनसत्ता सोसाइटी में। तो मैं उनको मतलब टहल रहा था उनके साथ, मैंने कहा चलिए आपको छोड़ दूँ। कहा क्यों, मैं चला जाऊँगा। तो 90 साल की उम्र में 3 मंजिला अपार्टमेंट में सीढ़ियों पर चढ़ के आदमी जाता है। अब अभी भी कितने लोग सक्रिय हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी ने कितना लंबा लेख हाल में लिखा। उषा प्रेमवदा सक्रिय हैं। उषा प्रेमवदा सक्रिय हैं। तो 90 पार के लेखक कृष्णा सोवती 92 की थी। उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन घर कि घर आओ। 2 घंटे वो गप करती रही, कहीं से स्मृति शिथिल नहीं थी। रामदर्श मिश्र पिछले साल 100 साल एक घंटे तक एक कार्यक्रम में बैठे रहे और बोल रहे थे। वही मैं बोल रहा हूँ। तो अब चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का, चाहे मध्यवर्गीय जीवन की बढ़ती मतलब स्वास्थ्य चेतना का, चाहे जो भी असर हो, अब हम लोग बुढ़ापे को थोड़ा सा ठेलने में पीछे कामयाब हुए हैं। टैगोर के बारे में किस्सा है कि टैगोर ने किसी को जन्मदिन की बधाई दी, तो उसने कहा जन्मदिन की बधाई मुझे क्यों दे रहे हैं, मेरी तो उम्र 1 साल कम हो गई। टैगोर ने कहा कि नहीं, देखो हमारी मृत्यु जो है हमारे जन्म से पहले नहीं होती है, हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु पैदा हो जाती है। आप उसको कितना पीछे करते जाते हैं, बधाई इस बात की होती है। तो जो टैगोर ने कहा था, तो अब औसत भारतीय समाज धीरे धीरे अपने मृत्यु को थोड़ा पीछे धकेलने में, और वो सक्रिय जीवन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। भारत की घड़ी है ये। भारत की घड़ी तो उल्टी चल रही है। जो बातें हमें 100 साल पहले खत्म कर लेनी चाहिए थी, आपकी किताब वो अब हम भी, हाँ, भारत की घड़ी, हाँ, वो हम अब भी कर रहे हैं। तो ये है उसमें। भारत की घड़ी जब लिख रहे थे आप, तो उसके बीच तो हालांकि मुझे बारिश धुआं और दोस्त के 2 पुस्तकें बहुत पसंद है। एक तो 'भारत की घड़ी' है, जो कि 1970 में छपी थी, और दूसरी 'भारत की घड़ी' जो कि 2019 में छपी है। 'भारत की घड़ी' तो लिख रहे थे आप, तो उसके बीच तो हालांकि मुझे बारिश धुआं और दोस्त के
भूमिका में मिल जाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि एक साम्राज्यवादी भारत औपनिवेशिक भारत के शोषण पर अपने दुर्ग खड़ा कर रहा है, और ये इसलिए है कि भारत वैश्विक शक्ति बनने को आतुर है, इसमें गलत क्या है? वैश्विक शक्ति बनना ही चाहिए। देखिए, बहुत साल पुरानी बात है वो, जब भारत ने परमाणु धमाके किए थे, मतलब दूसरे वाले, पहले वाले नहीं, 98 वाले, तो हम लोग भारतीय शौर्य से आप्लावित थे सब लोग। अकेला मैं गवाही दे सकता हूँ कि जनसत्ता ऐसा अखबार था जहाँ संपादकीय पृष्ठ पे उन दिनों हम लोग इस एटमी धमाके को तमाम नीतियों पे गलत बता रहे थे कि उचित नहीं है, इससे आप कोई अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। जो आने वाले दिनों में सही साबित हुई, करगिल में आपको कई महीनों लड़ना पड़ा, अपने बहुत लोगों को गंवाना पड़ा, आपने अपनी ज़मीन हासिल कर ली। तो खैर, उसमें एक लेख कृष्ण कुमार ने लिखा था। कृष्ण कुमार का कहना था कि हम 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल होने के मुकाबले 10 सबसे गरीब देशों से निकलना जो है के क्लब से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, समृद्धि का कोई वास्तविक अर्थ तभी होगा जब समता होगी, बराबरी होगी। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इमारत, चमकीली इमारत के पीछे 100 झुग्गियाँ वैसी होती हैं। वो तो है, वो फैक्ट है। तो दुनिया की जो समृद्धि है, हम लोग अमेरिका और यूरोप होना चाहते हैं, लेकिन उनकी दौलत आई कहाँ से? कोविड के बाद हम लोगों ने के शेप रिकवरी देखी हम लोगों ने। अमीर अमीर और ये नीचे बढ़ता जा रहा, नीचे जा रहा नहीं, मैं उसके पहले की बात बोल रहा हूँ कि अमेरिका यूरोप की समृद्धि कहाँ से आई? वो एशिया अफ्रीका को लूट के आई। हिंदुस्तान की कीमत पे इंग्लैंड जो है वो इतना ताकतवर बना, इतने पैसे वाला बना। हिंदुस्तान किसको लूटे? अगर हम यूरोप होना चाहते हैं तो हम किसको लूटे? नहीं, इसका भी एक, तो 40 करोड़ का हिंदुस्तान 80 करोड़ के हिंदुस्तान को, या 40 करोड़ का इंडिया 80 करोड़ के इंडिया को, हिंदुस्तान को लूट रहा है, अपना ही उपनिवेश बना के जी रहा है। नहीं, इसमें भी एक और चीज़ है प्रियदर्शन जी, पता नहीं इसको दर्शक किस तरीके से लेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, संभवतः इसको हम लोग को पता नहीं क्या क्या कह दिया जाए इस पर, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि हम जिस तरह से अफ्रीका में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तीसरी दुनिया से भी निचले दर्जे का इस समय है, तो भारत एक तरीके से वहां पर वही काम कर रहा है जो हमारे साथ पहले बाकी देशों ने किया, क्योंकि वो पूंजीवाद की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। तो जब मैं बोलता हूं कि आप तो समृद्ध होने का वही तरीका है आपके पास। अगर मैं आपको लूटूं नहीं तो मैं पैसे कहां से आएंगे मेरे पास? मैं आज हर तरफ करोड़ों 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 की रकम देखता हूं। एक बार मैं अपना पीएफ जोड़ रहा था कि इतने साल की नौकरी के बाद मतलब मेरे 1 करोड़ रुपए होंगे कि नहीं जमा पीएफ में। मैंने पाया कि नहीं होने जा रहे हैं, और मेरे पेंशन भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उन लोगों में हूं जो शायद भारत की 1% आबादी जो कमाती होगी उनमें हम लोग आ जाते होंगे, हो सकता है उससे भी कम में आ जाते हों। तो 99% लोग तो और बुरी हालत में हैं। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि उस विषमता को जब तक आप नहीं पाटेंगे, तो जो समृद्धि आप अर्जित कर रहे हैं उसके बहुत बदरंग चेहरे हैं, जिसमें हम सब गुनहगार हैं। जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हमारी गाड़ी गुजरती है उसके नीचे लोग सोए रहते हैं। चलिए, एक कहानी का जिक्र और लेता हूँ और फिर थोड़ा सा कुछ दूसरे सवालों की तरफ बढ़ूंगा। पेइंग गेस्ट, वो कहानी जिससे आपको खूब चर्चा मिली और आप एक तरीके से कहानीकार के फलक जो होता है उस पर उभरे। क्या ये कहानी उसी दौर में लिखी गई थी जब आप पांडव नगर में आप, राजेश प्रियदर्शी और बाकी लोग रहते थे? ये उसके थोड़े बाद लिखी गई थी, लेकिन ये सच है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देते स्मृति चली आती है। उस मकान में रहते हुए जो वास्तविक कहानी थी, जो बिल्कुल बहुत दूर तक मिलती जुलती कहानी थी, वो अजनबीपन या अजनबियत के नाम से आजकल के युवा लेखन विशेषांक में छपी थी। वो युवा लेखन विशेषांक पंकज बिष्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषांक है। उसको अगर देखिएगा तो उसमें आज के तमाम बड़े लेखक, यानी अलका सरावगी हैं, गीतांजलि श्री हैं, अखिलेश हैं, और ये तमाम लोग उसमें हैं। और हम लोग कहीं बहुत नीचे की कतार में, उस समय मेरी उम्र 95 में 28 साल थी, 27 साल, तो मैं भी मौजूद था। तो वो कहानी ये थी कि हम लोग हर रात को 9 बजे टेलीफोन बूथ पे पहुंच के अपने घर फोन करने की प्रतीक्षा करते थे कि 9 बजे रात को एसटीडी कॉल 1/4 हो जाती थी। तो अब होता कहते कि रांची में तो मुझे 8 सेकंड का 1 रुपया देना पड़ता था, और जो सहारनपुर वाला है वो 52 सेकंड 1 रुपये बात करता रहता था।
तो हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते थे कि वो ख़त्म हो तो हम लोग आएँ, और 4-5-6 लोग हम लोग एक दूसरे को जानने भी लगे थे कि सहारनपुर बात करेगा, ये लड़की अपनी माँ का हाल पूछेगी तबीयत का कि बीमार है अभी, और कौन कितनी देर बात करेगा, कितनी लंबी बात करेगा। हम लोग कोफ्ट से भी बरते जाते थे कि रात को 11 बज गया तो सब सो जाएंगे। तो उस अनुभव पे वो कहानी लिखी हुई थी। जब आपको कोई नहीं पहचानता है, जब आप सड़क पे भटकते हुए एक कमरे से निकल के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं फिर लौट आते हैं, तो वो अजनबीपन वहाँ की कहानी थी। पेइंग गेस्ट जो है, अनुभव की छाया तो वहाँ भी वही थी। वहाँ वो एक लड़की हो जाती है और वो पत्रकारिता की कोशिश कर रही है, एक मकान लेती है मिसेस मठैनी के यहाँ। लेकिन उस कहानी में बहुत प्लान्ड कुछ नहीं था। मेरी ज़्यादातर कहानियाँ प्लान्ड नहीं रही हैं, मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर देता हूँ। और उस कहानी का इतिहास थोड़ा सा ये है कि प्रभात रंजन ने मुझसे कहानी मांगी, आप दीजिए 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 दीजिए। ये कहानी उन्होंने मुझसे मांगी थी, वो उस समय बहुवचन के सहायक संपादक थे, तो जिस अंक में आनी थी उस अंक में नहीं आई, अगले अंक के लिए वो रख ली गई जो 6 महीने बाद आता। इस बीच अशोक कुमार का फ़ोन आया। अशोक कुमार इंडिया टुडे के संपादक थे और वो 2 कहानियाँ मेरी पहले छाप चुके थे। उन्होंने कहा कोई कहानी हो तो आप जल्दी दीजिए, हमको विशेषांक के लिए चाहिए। मैंने प्रभात को फ़ोन किया कि यार आपको मैं दूसरी कहानी बाद में दे दूंगा, वो कहानी तो मेरे पास है तो इसको मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा दे दीजिए। तो जब वो कहानी छपी तो राजेंद्र यादव का फ़ोन मेरे पास आया। अच्छा, राजेंद्र यादव मानते थे कि तुम कहानियाँ वानियाँ नहीं लिख सकते हो। उनको मेरे भीतर पता नहीं क्यों एक आलोचक दिखता था। तो उन्होंने कहा कि यार ये कहानी मैंने और विजय मोहन सिंह ने बात की, आधे घंटे इस कहानी पे बात करते रहे, तुम इसको पार नहीं कर पाओगे। तो ये जो बात थी, तो मैंने पाया कि पेइंग गेस्ट अनजाने में, ऐसा कुछ नहीं था उस कहानी में, लेकिन वो कहानी चर्चा में आ गई। आपने भी कहा कि राजेंद्र यादव ने कहा कि हाँ, तुम आलोचक, आपके भीतर दिखाई देता था उनको। उसकी एक वजह थी। जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, मैक्लुस्कीगंज, विकास झा का उपन्यास था। तो एक नया लेखक क्या करता है अपने आप को जमाना में, इस उपन्यास की मैंने धज्जियां उड़ा दी। राजेंद्र यादव ने कहा कि कमबख्त किया क्या ये तुमने, ये रिव्यू है। उन्होंने उसको नहीं छापा। मैंने तय किया अब आगे से इनके यहाँ नहीं लिखूंगा। लेकिन हंस का अपना एक आकर्षण था, फिर वो मिलते थे, बड़े अच्छे से बात करते थे। फिर उन्होंने दूसरी किताब दी, वो नटरंग, एक मराठी उपन्यास था, बहुत ही अच्छा उपन्यास। तो वो उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो मैंने उस पर लिखते हुए आधे हिस्से में, उसके थोड़े हिस्से में ये इसकी आलोचना कर दी, मुझे चांद चाहिए कि सुरेंद्र वर्मा। हाँ, सुरेंद्र वर्मा के। तो जब मैंने उनको दिया, मैंने बताया कैसा मैंने कर दिया है। कहा यार क्या किया तुमने? तो मैंने कहा कि इस बार नहीं छपा तो आगे तो नहीं लिखूंगा। उनको नहीं कहा, मैंने ही सोचा। लेकिन अगली बार जब मैं उनसे मिला, कहा यार तुमने तो कमाल की रिव्यू लिखी है। मैंने कहा आपने तो हटा दिया होगा। कहा ना ना, बिल्कुल जाने दे रहा हूँ। तब उन्होंने पूरी रिव्यू छापी। ठीक है, समीक्षा जब कर रहे होते हैं या आलोचना कर रहे होते हैं, निजी संबंधों को किनारे रख पाते हैं? अमूमन मैं करता हूँ, क्योंकि आलोचना की तरह तो नहीं होती आलोचना है। समीक्षा वीक्षा मैं नहीं करता हूँ। बल्कि मतलब कई लोग मेरा मजाक उड़ा चुके हैं कि वो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, लेकिन वो जो आलोचकीय दृष्टि जो होनी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष सामने आने चाहिए, अच्छे भी और बुरे भी, मैं जब लिखता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ कि किसी किताब को किस रोशनी में सबसे अच्छे ढंग से पढ़ा जा सकता है, वो कौन सा कोण है जहाँ से इन कविताओं को आप पढ़ें या इन कहानियों या उपन्यास को पढ़ें तो सबसे अच्छी दिखेंगी। दूसरा जवाब पूरा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस सवाल के जवाब भी हो। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ग्लोबल समय में कविता, इसमें आप लिखते हैं कि संकट यह है कि नई कविता और इस नए समय को समझने के लिए जो आलोचनात्मक उद्यम ज़रूरी हैं वो नहीं हो रहे। पुराने औजारों से नई रचना की चीरफाड़ जारी है। मेरा सवाल उसी सवाल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये है कि फिर वो नए औजार कौन से हैं? देखिए, मेरा मानना था, अब तत्काल पंक्ति मैंने कब लिखी होगी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं उस पंक्ति के साथ हूँ। और मेरा मानना था कि 90-91 के बाद दुनिया पूरी बदल गई है ना। जिसको हम मार्क्सवादी और पूंजीवादी खेमों में बांट के देखते थे, शीत युद्ध के दौर की जो राजनीति थी वो बदल चुकी थी।
पूरा का पूरा पूरी आधुनिकता जो है धीरे धीरे उत्तर आधुनिकता में बदल रही थी, प्रवृत्तियां हावी हो रही थी। उनकी कुछ निशानियां थी। निशानियों का मतलब जैसे लोकतंत्र है, ये आधुनिक चीज़ थी, औद्योगिक क्रांति की आधुनिक चीज़ थी, राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ये सब आधुनिक प्रवृत्तियां थी। हम 91 में पाते हैं कि दो विश्व युद्ध लड़ने वाला यूरोप एक हो गया, राष्ट्रवाद वहाँ गल गया। जो सबसे तरक्की पसंद दुनिया के सबसे आर्थिक प्रगति वाले देश थे, उन्होंने अपना सिक्का गला दिया, झंडा झुका दिया। तो राष्ट्रवाद को ख़त्म करके वो दूसरी तरफ गए। मार्क्सवाद या इस तरह की जो वैचारिक धारणाएं थीं वो अस्मितावादी आंदोलनों को अपने लिए नाकाफ़ी लगने लगी। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, ये उभार हुआ इनका उभार हुआ, जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया। जब मैं लिख रहा था कि आलोचना की कसौटियाँ आपको बदलनी पड़ेंगी, तो ये ध्यान में था कि लोग अब तक, उस समय राजेंद्र यादव का बहुत मजाक उड़ाया गया कि दलित विमर्श क्या होता है, स्त्री विमर्श क्या होता है, इनका बहुत मजाक उड़ा उस दौर में। जब आलोचना कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़, उसमें दो बातें। तो एक तो ये मैंने कहा कि किसी रोशनी में कैसे देखा जाए, साथ में उस कृति में वो कौन से पहलू हैं जो उसको कमज़ोर कर देते हैं, जो उसको उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं, या जो काल के विरुद्ध जाते हैं। तो ये काम मैंने हमेशा किया, बल्कि कुछ की मैंने बड़ी तीखी आलोचना की। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, इत्तेफाक से राजेंद्र यादव ही एक आध है, वो 2 किताबें ऐसी हैं उनकी जिन पे मैंने ली। हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने अमूमन, मेरे लिए आलोचना एक तरह का एप्रिसिएशन रही। आज अजात शत्रु होने की कामना से नहीं, क्योंकि उसके बाद भी अजात शत्रु में नहीं हो पाया। हाँ। उसके बाद भी आधी शत्रुता तो इस बात पे रही कि आपने मेरी किताब पे लिखा क्यों नहीं। हाँ। मतलब आज भी होता है कि एक किताब पे कुछ छपता है, 5 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि मेरी किताब आपने नहीं पढ़ी, मेरी किताब पे आपने नहीं लिखा, मेरी किताब आपको। तो अजात शत्रु होना आसान काम नहीं है। आपने एक बार एक समीक्षा लिखी, हाँ, और वो समीक्षा सीधे लेखक को भेज दी। हाँ, ये तो करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए जैसी कोई बात मुझे लगती नहीं इसमें। ये मुझे याद है कि मैं सीधा संपादक को क्यों ना भेजूं, मैं लेखक को क्यों भेजूं कि आपकी समीक्षा क्योंकि लिखी, किसी संपादक ने मुझसे मांगी ही नहीं थी। मामला ये है, अमूमन मैं लिखता कैसे हूँ, किसी संपादक ने कोई किताब मुझे भेजी तो क्या आप इस पर लिख दीजिए, तो संपादक को भेजूंगा। लेकिन अगर किसी संपादक ने नहीं मांगी मुझसे तो मैं किसको भेजूं। हुआ ये था, अल्पना जी ने वो किताब मुझे दी थी, वो उनका उपन्यास था अस्थि फूल, वो मुझे दी, मैंने किताब पढ़ी, मैंने वो उनको दी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ममता सिंह का राग मारवा नाम का कहानी संग्रह आया। उन्होंने कहा कि सर मैं प्रियदर्शन जी, मैं चाहती हूँ आप लिख दें। मैंने लिखा, मैंने उसकी सख्त आलोचना की, मैंने बाकायदा लिखा कि ये राग की पुख्तगी अभी बाकी है, यानी इसको भी पक्का होना बाकी है राग को। ममता सिंह ने उसमें कोई एतराज़ किए बिना वो हंस को भेजा, हंस ने जस का तस उसको छापा, है ना। ये एक लेखकीयशील था। इनके मामले में ये नहीं हुआ। तो अब वो किस्सा बड़ा लंबा चौड़ा है, गैर जरूरी है। मैं एक जनरल एक बात ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं मूल बात यह है कि आप लेखक को भेजें चाहे संपादक। दुनिया हमारी बड़ी छोटी सी है, 5000 लोगों की दुनिया है। मैं आपको भेज सकता हूँ, आप पे अगर मैं कोई टिप्पणी लूँ, हो सकता है मैं आपको भेजूँ कि देखिए अंजुम जी आपके बारे में मैंने लिखा। मैं तो बल्कि और दिलचस्प किस्से आपको सुना सकता हूँ। एक बड़े लेखक के 75 साल मनाए जा रहे थे, जनसत्ता में मैंने एक लेख लिखवाया, और वो लेख ऐसी प्रशंसा में था, मैंने लेखक को कहा कि अरे क्या लिखा है, इसको पढ़ के तो शर्मिंदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रियदर्शन जी 3 के बार के बाद तो उन्होंने इसको फाइनल किया है। तो ये सिचुएशन है। तो मैं तो सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है, कौन लेखक, कौन संपादक, कौन आलोचक, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आप उससे प्रभावित ना हो। अगर मान लीजिए, उसको आप इस तरह समझिए कि अगर मैंने उस किताब की तारीफ में लिख के उनको भेजा होता लेखक को, तो वो छप गया होता, तो छप तो बाद में भी गया। तब एक बात होती कि मैं देखो लेखक की तारीफ कर रहा हूँ, वो लेखक की आलोचना में लिखी गई किताब थी, किताब की आलोचना में लिखी गई किताब रिव्यू थी, तो जिससे सारा विवाद हुआ। इस बात का कभी मलाल रहता है कि जितना आप दूसरे की किताब पर लिखते हैं, आपकी किताब पर लोग उतना नहीं लिखते? देखिए, मैं यही तो मजाक कर रहा था। मलाल वलाल तो खैर क्या होगा, क्योंकि जिनकी किताबों पे लिखा गया वो कहाँ पहुँचे, वो किताबें कहाँ खोई हैं, किसी को पता नहीं है। मैं अंततः मानता हूँ, मेरे भीतर ये भोला भरोसा है
कि अच्छी रचनाएं बचेंगी। लेकिन ये जो जैसे इस साल का जो मूल्यांकन साल भर का होता रहा, मेरी 2 किताबें थी, अपवाद के लिए भी 5, 7, 8 जगह जो हुए उनमें किसी में उसका जिक्र नहीं आया। मेरा कहानी संग्रह सहेलियाँ और अन्य कहानियाँ, किसी ने जिक्र नहीं किया उसका। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई बाहरी लोग थे, उसमें हमारे दोस्त लोग थे शामिल, जिनसे मैं घनिष्ठ रहा हूँ। कहा उन्होंने आपने याद नहीं दिलाया। मैंने कहा याद दिलाना मेरा काम था। ये बात मतलब हंसी मजाक में हुई थी और उसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये अजात शत्रु होने से ज़्यादा मैंने अक्सर ये कोशिश की कि कोई मुझे ये ना माने कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने मतलब आप मुझे ऐसा मित्र ना माने, और मैंने लोगों की प्रतिद्वंदिता देखी है, बड़े बड़े लोगों की देखी है, और मैंने लोगों को एक दूसरे के बारे में टिप्पणियां करते, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते देखा। इसीलिए जब विवाद होते हैं तो आप, ये विवाद तो मामूली से विवाद है जो छुपे हुए हैं, आप स्टैंड नहीं लेते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल स्टैंड लेता हूँ। ऐसा नहीं, अब व्यक्तिगत जैसे आपने अभी कहा कि मैं कोई ये ना मान ले कि भाई उनके खेमे में खड़ा हुआ है। नहीं, मैं विचार के साथ खड़ा हूँ। कोई ये ना मान ले कि खेमे में खड़ा हूँ। हो सकता है कि आज आपके साथ में खड़ा हूँ, कल आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा, है ना, दोनों बातें हैं। और मतलब एक उदाहरण जो पर्याप्त होगा आपके लिए, हाल का ही, कात्यायनी की कविता थी। कात्यायनी जब कविता कात्यायनी उन्होंने इस संगत में कहा भी, बिल्कुल आपके बारे में कहा भी। तो कात्यायनी मेरी बहुत प्रिय कवित्री है, बल्कि मुझे कविता भी प्रिय है। कविता कृष्ण पल्लवी जो है, दोनों 99 लोगों को टैग किया करती थी। रचना कात्यायनी तो करती ही थी। फिर विवाद खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब वो कविता आई जिस पे मैंने लिखा, तब भी मैं जानता था कि हो सकता है इसका वो जवाब दें। ऐसा नहीं कि मैं अशोक वाजपेयी के साथ हूँ। रजा फाउंडेशन के किसी आयोजन में इसलिए नहीं जा पाता हूँ कि वो मंडे से फ्राइडे के बीच होते हैं, जो मेरी नौकरी होती है। कुल मिला के 5-10 साल में 2-3 आयोजनों में शामिल हुआ होऊंगा बतौर किसी सक्रिय भूमिका के। जैसे कृष्णा सोबती का आयोजन हुआ, एक बार मैं हो गया, लेकिन किसी से मेरा कोई नियमित संवाद, किसी को बचाने, किसी को उसकी कोई मंशा नहीं रही। मजे की बात कि जब मैंने ये टिप्पणी लिखी तो मैं जानता था वो जवाब देंगे, उनका स्वभाव मुझे मालूम है, और उन्होंने दिया, उसका मैंने बुरा भी नहीं माना कि ठीक है दिया। लेकिन मैंने देखा कि बाकायदा मुझ पे साजिश रचने का इल्जाम आ गया कि मैंने साजिश की है। अब मैं इस पे क्या जवाब देने लगूं? मैंने साजिश वाजिश नहीं की थी। अगर मैं आपकी 99 कविताओं की तारीफ करता हूं, एक पे लिख देता हूं उसकी आलोचना में, तो ये अशोक वाजपेयी के इशारे पे साजिश है, ये तो अजीब सी बात है। तो अगर अजात शत्रु होने का कोई मोह बना रहता तो मैं कम से कम कात्यायनी से, जो मेरी प्रिय कवित्री हैं, उनकी कविता पे लिखने से बचता। चलिए, है ना, यही नहीं और भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, छोड़िए, लेकिन चलिए आप आगे बढ़िए। शुरू में आपने कहा प्रगतिशील आपकी विचारधारा, हाँ, और मैं आज खुले तौर पर कह सकता हूँ कि मैं प्रगतिशील विचार के साथ में हूँ। आपने कहा जिस संस्थान में आप काम करते हैं, अधिकांश लोग वहाँ पर प्रगतिशील कहलाए गए और कहे जाते हैं। कई लोगों के इस्तीफे हुए वहाँ पर, जिसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे शामिल रहे, लेकिन आपका कोई बयान कहीं से नहीं आया। क्या कोई समझौता किया गया, या फिर उस तरफ से भाई ज़्यादा एग्जेजरेशन था? समझौते वाली कोई बात नहीं थी। जब इस्तीफों की बात आई है, पहली बार NDTV से इस्तीफा देने का मेरा मन हुआ था 2009 में। और ये बात आप तभी कीजिएगा क्योंकि आप अभी नौकरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। 2009 में वहाँ छंटनी हुई थी, मेरे सामने बैठे बैठे लोगों को 24 घंटे के भीतर निकाल दिया गया था, है ना। मैं अगले कई दिनों तक छटपटाता रहा कि मैं क्यों नहीं नौकरी छोड़ दूँ। कई मजबूरियाँ होती हैं, नौकरी छोड़ी। मेरे पास मेरी पत्नी जॉब नहीं करती थी, दूसरे साधन जीने के नहीं थे, और मेरी समझ में आया कि दुनिया ऐसी है जो आपके किसी सिद्धांत की तारीफ करने की फिर आपका शोषण करने लगेगी। पता चलेगा कि इस आदमी को पैसे की ज़रूरत है, तो जिस अनुवाद के लिए आज मैं 5,000 मांगूंगा, वो बोलेगी 1,000 में कर दो। तो ये तथ्य है। तो 2009 में लेकिन जो लोग क्रांतिकारी बनते रहे, वो सूचियां बनाने वालों में शामिल थे।
2009 में, और उसमें कौन लोग बाहर हुए? अरफा खानम शेरवानी, अमृता राय, सत्येंद्र रंजन, ये सब प्रगतिशील नाम हैं। और जो लोग बचा लिए गए उनमें कई बहुत दक्षिणपंथी लोग, वो भी मेरे मित्र हैं, बहुत आत्मीय लोग हैं। मैं देखिए, दक्षिणपंथ और वामपंथ वाले मामले को मैं बिल्कुल दुश्मनी की हद तक ले जाने से बचता हूं, क्योंकि हम लोग तमाम जिस मध्यवर्गीय परिवार में हैं, रोज़ मेरा अपने परिवार के फैमिली ग्रुप्स में झगड़ा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ लगभग। लेकिन कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा, आप उनसे एक सीमा के बाद नहीं, संबंधों तक तो आने भी नहीं चाहिए। नहीं आने चाहिए। तो पहली इस्तीफा देने का मन 2009 में हुआ था, है ना, वो मैंने नहीं दिया, किसी और ने भी नहीं दिया। आने वाले दिनों में भी एनडीटीवी की मजबूरियां रहीं, ये बात डॉक्टर राय पे या उनके उस पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये सच है कि जो लोग इस स्थिति के लिए एनडीटीवी के उन दिनों के जिम्मेदार रहे, हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, अंग्रेजी की नहीं, उन्होंने कभी इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरे छटते रहे, दूसरे निकाले जाते रहे, जो सिर्फ पुर्जा थे, पुर्जों को कम करते रहे। अचानक बाद के वर्षों में अगर आप सबूत देने लगे कि आपके अलावा बाकी सब बिके हुए, तो इस पर हंसा जा सकता है। ये सोशल मीडिया का खोखलापन था और कुछ नहीं था, जिसमें ये कहा गया कि सब बिक गए, सब बिक गए। अरे तब भी हम नौकरी करते थे, अब भी नौकरी करते हैं। तब भी मैं अल्पसंख्यकों में था वैचारिक तौर पे, क्योंकि तब भी मैं बहुत सारी चीज़ों का विरोध करता था। और चूंकि एक किस्सा और का है जो मैं इस चर्चा के बाद आपको बता दूंगा, लेकिन वो भी हुआ है। हाँ, एक सवाल और संस्था से जुड़ा हुआ, उसके बाद इसको भी मैं विराम दूंगा। रवीश भी वहीं काम करते थे, हाँ, आप भी वहीं काम करते हैं। रवीश की किताब आई, बेस्ट सेलर हो गई, एक के बाद एक किताबें आई। आपकी किताब आई, आपको हमेशा शिकायत रही कि भाई उतनी नहीं बिकती जितनी बाकी किताबें बिक जाती हैं। हाँ। क्या कोई अंदर अंदर किस तरीके का प्रतिस्पर्धी भाव आपके भीतर रहा? देखिए, रवीश को क्या, तमाम लोग जिनको किसी न किसी दूसरे मतलब शोहरत मिली, उनकी किताबें बिकती रही। अकेले रवीश उसके अपवाद नहीं इसलिए क्योंकि नॉन साहित्यिक बैकग्राउंड था आपका, साहित्यिक बैकग्राउंड। देखिए, किताबें हिंदी में किसकी बिक रही हैं? साहित्यिक नॉन साहित्यिक भूल जाइए, उनकी बिक रही हैं। अभी इसको दरकिनार करके पहले ही वो क्या प्रतिस्पर्धी भाव मन में आया? साहित्य को लेकर मेरा कोई प्रतिस्पर्धी भाव नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि रवीश दूसरी तरह का लेखन करते रहे, है ना, और मेरा लेखन अलग तरह का रहा, है ना। दूसरी बात ये कि रवीश की किताबें जिस तरह बिकी, उसके पीछे उनकी जो एक छवि थी, जो बहुत बड़ी छवि है। रवीश का एक जो बहुत बड़ा योगदान है, मैं रवीश की 5 आलोचना कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जो खूबियाँ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े तबके का, जो हिंदुस्तान के सबसे कमज़ोर तबके थे, अल्पसंख्यकों का, दलितों का विश्वास जीता, उनको भरोसा दिलाया कि कोई उनकी बात कहने वाला है। लेकिन रवीश जब छोड़कर गए, सबके बयान आए, आपकी उस पे बयान आए नहीं जानता हूँ। सब लोगों ने, मतलब लगातार लोगों ने लिखा, लेकिन आपने नहीं लिखा, तो कहा गया कि भाई संभवतः कुछ टसल चलता रहा। टसल वसल का मामला उसमें नहीं था। एक तो सांस्थानिक अनुशासन अपनी जगह होता है। रवीश ने जो इस्तीफा दिया, तो ऐसा तो नहीं कि समूह में बात करके दिया। अगर वो एक स्ट्रेटेजी बनाते, मान लीजिए कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है, क्या आप भी चाहेंगे या जो भी करेंगे, उन्होंने भी अपने ढंग से ठीक किया, क्यों दूसरों पे दबाव बनाए, लेकिन उन्होंने अपना एक स्वतंत्र फैसला किया। या जो उन पर वो फिल्म बनी, उसमें भी आपका कुछ दिखाई नहीं देता है कहीं पर भी कुछ। ये तो फिल्म के संपादक का काम है, क्योंकि वो शूटिंग जो होती थी, मतलब लगातार हमारे बीच ही होती थी। और कई बार हम लोग दफ्तरों में हंसी मजाक करते थे, मैं डायरेक्टर को टोकता था कि यार ये सब नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोग तो मेरी गर्दन कटवा दोगे। मैं ये बातें खाली इसलिए कर रहा हूँ कि एक पब्लिक परसेप्शन है कि भाई शायद कुछ हो इस वजह से। नहीं, निजी तौर पे कभी कुछ नहीं रहा ऐसा जिसको मैं इस सार्वजनिक मंच पे कह सकूं, लेकिन किताबें बिकने का जो मामला है, जिस पर आपने लिखा, मैंने लिखा, तो ये मान लिया गया कि मैंने आपके खिलाफ जाके कुछ लिख दिया, मैंने आपका अपमान कर दिया जब मैंने लिखा था। ये हास्यास्पद सी बात थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने अपनी बात रखी थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद सी बात थी। तो ये इसका मैं क्या करूं, पब्लिक परसेप्शन का, वो परसेप्शन अपनी जगह है, उस पर भरोसा करके चलें। तो मतलब जो लोग जीवन में कुछ नहीं करते हैं, वो सारी उम्मीद दूसरों से करते हैं कि ये तो बिल्कुल आसमान से छलांग लगा देगा, और नहीं लगाता है तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा कमजोर निकला। तो ये इन किताबें वाकई में नहीं बिकती हैं। किताबें नहीं बिकती हैं,
मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, किताबें उनकी बिकती हैं जिनको किसी वजह से प्रचार हासिल हो जाए। तस्लीमा नसरीन अगर बांग्लादेश से बेदखल ना कर दी गई होती तो उनकी किताब नहीं बिकती। उनकी किताबें खूब बिकी क्योंकि सब जानते थे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण रेत समाधि है। बुकर के पहले गीतांजलि ऋषि को कोई नहीं जानता था। रेत समाधि की बिक्री नहीं थी, अचानक वो बिकने लगी तो गजब की बिकी। उसका एक दूसरा उदाहरण जो है, सिर्फ हिंदी में नहीं अंग्रेजी में, विकास स्वरूप की किताब Q&I है, Q&A, जिसपे कौन बनेगा करोड़पति फिल्म बनी। फिल्म बनते पता चला कि जो किताब 3 साल से बुक शेल्फ में धूल खा रही थी वो सबके सब बिक गई। शरद चंद्र की अच्छी कृतियां नहीं बिकती हैं, परिणीता और चरित्रहीन बिक जाती हैं। खबर बेखबर आपकी एक किताब है जिसमें आपने एक बहुत वीपी सिंह की मृत्यु जब हुई, आपने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा कवरेज इसलिए नहीं मिला क्योंकि मीडिया मैंने में अपने उपन्यास में भी जिक्र किया है इसका, कि मीडिया में अगड़े वर्ग का प्रभुत्व रहा उस समय। क्या अभी भी मीडिया अगड़े वर्ग के प्रभुत्व से ही चल रहा है या अब थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं? अभी तक नहीं बदली हैं। 90% से ज़्यादा मीडिया, साहित्य, पूरा जो इंटेलेक्चुअल समाज है, क्योंकि मीडिया उसी की संतान है, वो हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। मतलब दूसरे का मतलब, जैसे मैं उसको 2 घटनाओं से पढ़ता हूँ। कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने घोषणा की कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। सब ने कहा सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया, अब तो कांग्रेस गई, अब तो कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कांग्रेसी भी इससे बच रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिया। किसी ने शायद वहाँ के अल्पसंख्यकों का मन पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, जिनको लगा होगा कि इस पे अमल हो चाहे न हो, ये घोषणा ही हमारे कितने मरहम भरती है। वो चुनाव कांग्रेस जीत गई, है ना। दूसरा उदाहरण, इधर कांग्रेस के बारे में जो कुछ, मतलब इस दूसरे दौर के बाद लखनऊ यूपी में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री लगातार बहुत तीखी टिप्पणियां अल्पसंख्यकों पे करते रहे, है ना। उसके बावजूद यूपी के नतीजे कुछ और रहे। इसका मतलब अब सब विद्वान बने हुए हैं जो 300 साढ़े 300 सीटें दे रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपके पास दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का मन पढ़ने के साधन नहीं है। वो साधन कहाँ से आएंगे? जब उनकी भागीदारी होगी। मुस्लिम लोग हैं लेकिन अपर कास्ट मुस्लिम हैं जो इस मुख्य धारा में शामिल हैं। बाकी अब दलित तो बिल्कुल गिनती के होंगे, मुझे ध्यान नहीं आता है। बल्कि एक दलित लड़की जो एक चैनल में रिपोर्टर थी, जो हम सबके परिचित एक लेखक की बेटी है, उसने मुझे हंसते हुए कहा कि पता है अंकल, सब मुझे ठकुरानी समझते हैं क्योंकि सिंह मेरे नाम के साथ लगा हुआ है। मैं भी चुप रहती, चलो जाने दो। तो आइडेंटिटी उस लड़की को अंदाजा नहीं, चुपचाप उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपनी पहचान छुपाई एक तरह से। तो ये है। अंतिम कुछ एक सवाल ले रहा हूँ। कविता लिखते 25 बरस हो गए जब ये संग्रह आया था। अब तो ज़्यादा हो गए। नष्ट कुछ भी नहीं होता अब तो। और ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा बरस हो गए। 40 साल हो गए कविता लिखते हुए। कवि कहलाने का मोह अभी भी बना हुआ है? मोह तो वही है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मोह वो तो अब धीरे धीरे छूटता जाता है क्योंकि उसकी व्यर्थता भी समझ में आती है। इसलिए ट्विटर गज़लों की तरफ चले गए? नहीं, ट्विटर गज़लों को तो मैं साहित्य का हिस्सा नहीं मानता हूँ अपने। उसको कभी, अमूमन आप देखिएगा कि मैं कहीं उस तरह से शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन बाकायदा वो किताब की शक्ल में आ चुकी हैं और एक बड़े प्रकाशक ने मुझसे किताब मांगी, मुझे पता चला कि आप भी छाप सकती हैं। उन्होंने कहा मैं छापती, तो मैं हैरान हुआ। लेकिन देखिए, मोह जिस बात का है, ये नहीं कि 10 लोग आपकी तारीफ करें। एक आदमी आपकी कविता का मर्म समझ ले, एक आदमी आपकी कविता कहानी का मर्म समझ ले, तो लिखना सार्थक हो जाता है। तो मोह इस बात का है कि आपके लिखे हुए को समझा जाए। एक मोह इस बात का है, चाहे वो कविता में हो चाहे कहानी में हो। ट्विटर गज़लों का मामला ये है कि मुझे राजनीतिक प्रतिरोध की एक भाषा ट्विटर पर अपने लिए लगता था चाहिए। मैं टिप्पणी लिख के नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूं। मैंने पाया कि वो मेरी कविताओं से ज़्यादा पॉपुलर हो जा रही हैं, उन पे बाकायदा पोस्टर बनने लगे। क्योंकि उसमें रदीफ, काफिया, इन सब का बहुत ज़्यादा वो है नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें। तो मैं उसको साहित्य का तो अपना हिस्सा मानता ही नहीं हूँ। लेकिन जो साहित्य नहीं होता है उसमें भी साहित्य होता है, उसमें भी विचार होता है। तो मैं उससे भले संकोच में, लेकिन आपकी जेलें टूट जाएंगी एक दिन
के नाम से बाकायदा रुद्रादित्य प्रकाशन से एक संग्रह आ चुका है उन गज़लों का, ट्विटर गज़लों का। उनके लिए कोई उपयुक्त नाम मैं नहीं दे सका, मैं गज़ल उनको कहना नहीं चाहता था, क्योंकि गज़ल के अनुशासन में वो मुझसे सधा भी नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। कभी ऐसा लगता है कि अति लेखन हो रहा है अब अपने संदर्भ में? हाँ अरे खेलने वाले को कब लगता है कि वो ज़्यादा खेल रहा है? हाँ विकेट न ले लेकिन बॉलर बॉलिंग करता रहता है। हाँ, तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, बल्कि लगा कि लिखना तो बाकी ही है। लोगों को लगता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, लोगों को लगता है, बल्कि वो अब फिर वही है कि लोगों की प्रतिक्रिया का कितना ध्यान दूं। मैं उनके लिए तो लिखता नहीं हूँ, लिखता तो मैं अपने लिए हूँ, और मैं अपनी ओर से जाता भी नहीं हूँ कि भाई मेरी किताब पे लिख दो, मेरी किताब पे लिख दो। ये हिंदी का कोई लेखक, कोई संपादक नहीं बता सकेगा। एक दौर था जब मनोहर श्याम जोशी, हाँ, रघुवीर सहाय, हाँ, और तमाम ये लोग, इन्होंने संपादन पत्रकारिता में भी किया बाकायदा। धर्मवीर भारती, बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बाकायदा अखबार और पत्रिकाओं के संपादन किए और साहित्य में भी अपना पूरा योगदान दिया, और दोनों खांचों को वो अलग अलग रखकर चलते थे। हाँ। आप कोशिश करते हैं उसी परंपरा में खुद को मानते हैं या अलग मानते हैं? परंपरा तो लोग बनाते हैं। देखिए, सच ये है कि साहित्य, और वो अकेली नहीं, विष्णु नागर, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, एक बड़ी तादाद ऐसे लेखकों की है जो पत्रकारिता से, चूंकि हमने याद करना शुरू कर दिया है और धर्मवीर भारती और अज्ञे और रघुवीर साहब तक पहुँच के रुक जाते हैं, संजय खाती, संजय कुंदन, आप नाम याद करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे नाम याद आएंगे। हाँ। जो साहित्य और पत्रकारिता की संधि पे हैं। निश्चित तौर पे दोनों दो अलग विधाएं हैं। साहित्य को जबरन आप पत्रकारिता पे थोपेंगे तो बेमतलब होगा, और लेकिन साहित्य आपको संवेदनशील और समृद्ध करने में, दुनिया भर के अनुभव जुटाने में एक तरह का काम करता है आपके लिए, जो आपकी पत्रकारिता में रिफ्लेक्ट हो सकता है। जो संबंध, हाँ, जो संबंध इधर लेखक और प्रकाशक के बदले हैं, पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, क्या उसकी वजह से भी साहित्य की गुणवत्ता पर असर पड़ा है? प्रकाशक और लेखक के संबंध किस तरह बदले मैं नहीं जानता हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरी एक मुलाकात शीला संधू से हुई थी, और ये बात चूँकि अब उसके 2-3 गवाह बचे हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं। मैं निर्मल जी के पास से एक बार 94 के आसपास मिला था, निर्मल जी गगन गिल से। अचानक उन्होंने बताया कि राजकमल प्रकाशन में संपादक का पद खाली है, आप जाके बात कीजिए, और उन्होंने शीला संधू से बात कराई। शीला जी ने कहा कि प्रियदर्शन, अब मैं जा रही हूँ छोड़ के सब, मैं तो तुमको किसी भी सैलरी पर रख लेती, लेकिन तुमको नए लोगों से बात करनी होगी। खैर बाद में बात बनी नहीं मेरी, मैं वहाँ नहीं गया। अशोक माहेश्वरी थे, बल्कि निर्मला गर्ग जैन थी, तो वो सब उसमें साथ थे। एक किस्सा हाल में विश्वनाथ त्रिपाठी ने मुझे फिर से याद दिलाया, तो इसलिए मैं थोड़ा साहस से कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं गया नहीं। शायद उस समय हिंदी के लेखन में पैसा ज़्यादा था, चाहे फ्रीलांसिंग करें, चाहे पुरस्कार का मामला हो। जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ी है, यानी मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो 1 लाख का पुरस्कार ज्ञानपीठ का था, आज कायदे से उसको 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। उसे पूरा जीवन आपका कट जाता, आज वो 15 लाख का होकर रह गया है। फ्रीलांस का पैसा घट गया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। 93 में जब मैं कई बार ममता जी से या मृदुला जी से बात कीजिए, तो 70-80 के दशकों में बोलती हैं कि 600-700 रुपये उनको एक लेख के मिल जाते थे, तो उससे महीना चल जाता था। 93 में मैंने जनसत्ता में लिखना शुरू किया, भारत टाइम्स में 1500 रुपये पहले लिख के मिलते थे, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त रहता था उसकी सैलरी 3080 रुपये थी। तो मैं मजाक करता था कि 2 लेख में मैं 15 तुम्हारी सैलरी के बराबर कमा लेता हूँ। मैंने 2014 से 18 के बीच में, 12 से 18 के जनसत्ता में जब लिखा, तो लीड आर्टिकल का 700 रुपये हो गया था। हाँ, तो 1500 था, नवभारत टाइम्स से 1500 था। जनसत्ता की माली हालत बुरी रही, इसलिए वो कम हो गया, लेकिन जहाँ वो बढ़ा वो 3000 हुआ खाली। हिंदुस्तान या नवभारत टाइम्स में 3000 रुपये का पेमेंट मिलता है, जबकि जो दूध 5 रुपये का आधा लीटर मेरे समय में आता था, अब वो 35 रुपये का आता है, यानी 7 गुना बढ़ गया, जो सबसे जरूरी चीज़ें में है। अब मकान जो है उस समय 6 लाख में आता था, वो 1.5 करोड़ का मकान हो गया। सही बात है। तो कायदे से 1500 के पारिश्रमिक को कम से कम 15,000 होना चाहिए था, जो नहीं है। तो हिंदी का पैसा घटा है। प्रकाशन के साथ एक बुरी बात ये हुई है, देखिए हिंदी समाज के साथ एक बात ये हुई कि हिंदी समाज के ज़्यादातर लोग अब अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। स्कूलों में हिंदी बहुत अच्छी भाषा नहीं, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो लेखक हमारे आ रहे हैं उनकी भाषा भी वैसी दिखाई पड़ती है, जो हमारे संपादक आ रहे हैं उनके यहाँ भी गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। और एक तीसरी चीज़ ये हुई है कि प्रकाशन, चूँकि 20-22 हज़ार में किताब छप जाती है, अगर मान लीजिए मेरी किताब कोई नहीं छापता। एक बार एक लेखिका से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि मैं पैसे देके कविता संग्रह छपवाऊँगी। मैंने कहा कि आप पैसे क्यों देंगी? क्या कि प्रियदर्शन जी मेरा संग्रह कोई नहीं छापेगा, ऐसे आप जानते हैं। तो मैं मानती हूँ कि किताब मेरा गहना है, मेरे गहने पे 20,000 खर्च करूँगी, अपनी सैलरी के 10 दिन का मैं दे दूँगी, मेरी किताब आ जाएगी। तो पैसे दे के किताब छपवाने की प्रवृत्ति इधर बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका असर पड़ा है, ये है। चलिए, कोई ऐसी चीज़ जो लगता है कि ये मुझे अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए थी, मैंने कर दी। एक तो मैंने बता दिया जो इस्तीफा देना चाहिए था मुझे, जो उस असमंजस में, असल में मैं बहुत सख्त फैसलों वाला आदमी नहीं हूँ। ये होता है कि आप बहुत सख्त फैसले नहीं ले पाते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ तो उसी के चलते कई बार मुझे लगता है कि एक तरह का ढुलमुलपन चला आता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को झेल लेते हैं जो आप नहीं झेलना चाहते, जो जिनसे आप अलग रह सकते थे, अलग रह लेते, अच्छा हुआ। लेकिन कोई बड़े कॉम्प्रोमाइज किए हों जीवन में, ऐसा नहीं है। ऐसा तो मतलब नहीं है। नहीं तो मेरे खाते में पुरस्कार आते, मेरे खाते में आयोजन आते, बल्कि मैंने जितने पुरस्कार मुझे मिले उससे आधे ज़्यादा मैंने ठुकरा दिए। हाँ, यानी पुरस्कारों का मलाल है। मलाल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ठुकराता फिर मैं काहे को। नहीं, फिर भी मन में एक, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ चूँकि आखिर आप जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं काहे को करते हैं? थोड़ी प्रसिद्धि के लिए। और प्रसिद्धि का हिंदी में क्या माध्यम रह गया है? आपको 4 पुरस्कार मिल जाएं, आपको 4 आयोजनों में बुला लिया जाए। मेरे भीतर ये आकर्षण कभी नहीं रहा। जयपुर में हिंदी का कौन लेखक नहीं गया होगा? मैं नहीं गया कभी उसके लिटरेचर फेस्टिवल में, अपवाद के लिए नहीं गया, है ना। बहुत कम आयोजनों में पत्रकार के तौर पे 2-4-5 जगह बुला लिया गया हूँ। साहित्य के लेखक के तौर पे तो मुझे ध्यान नहीं आता है कब बुलाया गया। चलिए, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। एक तो प्रियदर्शन जी, क्योंकि मेरी ओम जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक समय पर जब जनसत्ता में कल्चर साहित्य वाला कॉलम की बात आती थी, कौन लिखेगा, तो था कि प्रियदर्शन जी को दे दो, वो इस पर कर लेंगे। तो कह रहे उन्होंने साहित्य वाला जो गरिमा थी उसको बचा के उन्होंने रखा। तो जैसे आप लगातार कर रहे हैं, जगह कम होती जा रही हैं, अखबारों से, वेबसाइटों से, तमाम जगहों से साहित्य और कला, इन संगीत तक की जगहें सिमटती जा रही हैं और आप उस पर लगातार लिख रहे हैं। ऐसे लिखते रहे। मैं तो चाहूँगा, अंतिम सवाल ये कि कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? सच बात है कि ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब चाहने को ही इच्छाओं का है। आप संगीत भी सीखना चाहते हैं, आप तैरना भी चाहते हैं, आप गाना भी चाहते हैं। एक मलाल मुझे ज़रूर जीवन में रहा जो इन वर्षों में बड़ा हुआ। मेरी आवाज़ ख़राब रही। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ साधी थी और मैं 95-96 तक बाकायदा रेडियो पे काम करता था। आवाज़ ख़राब किस मतलब अब हाफना चला आया। आप खोखलापन जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो पता चलेगा। कई लोगों की आवाज़ मैंने अपने दफ्तर में भी देखा है, कैसी बातचीत में बड़ी सामान्य आवाज़ है, माइक्रोफोन पे आती है तो लगता रही तो कमाल की हो गई। आपकी आवाज़ भी वैसी ही है। तो मेरी आवाज़ जो है इसका मुझे मलाल रहा कि मेरा साथ नहीं देती है। तो प्राकृतिक है उसमें, प्राकृतिक नहीं, उसको मैंने साधा था। वो छूट गया बाद में उस अभ्यास का। वो तो कई बार मुझे लगता है कि ये आवाज़ अच्छी होती है तो शायद मैं एक एक्सरसाइज है, बताऊंगा मैं सबके सामने। अरे मैंने सब किया है वो सब। लेकिन अब उस एक्सरसाइज भी कोई ऐसा बड़ा मलाल भी नहीं कि उसके लिए मैं नहीं, अरे आप जब बोलते हैं, शब्द जो निकल रहे हैं, आपकी जो वाणी निकल रही है, उसको अगर दरकिनार कर दे, जो आप बोल रहे हैं वो मायने रखता है। किस आवाज़ में बोल रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता है। अगर वो है तो सोने पे सुहागा, वो तो अलग बात है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये तसल्ली या सांत्वना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें, पत्रकारिता और साहित्य के जो संतुलन, जिस संधि पर आप खड़े हैं वो साधे रहें, और भाषा का जो संस्कार आपने साधा है वो सदा रहे। जिस स्पीड में लिखते हैं उस स्पीड में लिखते रहें। ये बहुत कम लोग हैं कि वो जिस स्पीड से सोचते हैं उसी में लिख भी पाते हैं। देखिए, मैं एक बात और, अगर आपके 2-4 मिनट समय हो तो बता दूं लिखने के बारे में। मैंने जितनी तरह से लिखा है, लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लोग भी लिखते होंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग मतलब पन्नों में लिखने करती, 4 पेज का लेख है, 5 पेज का लेख है। अखबार में आए तो कॉलम में लिखने लगे,
कि 3 कॉलम का चाहिए, 4 कॉलम का चाहिए। फिर हमने इंच में लिखा। संपादकीय जो होता है, आपको पता है कि अखबार का संपादकीय ऊपर से नीचे तक कितना बड़ा होता है? कितना अंदाजा है? 49 सेंटीमीटर। तो मैंने उस सेंटीमीटर में लिखा फिर कि 26 सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर का। उसके बाद मैंने सेकंड्स और मिनट में लिखा। अरे कि 30 सेकंड का लिखना है, ये टीवी के चलते ये 1 घंटे का लिखना है। तो इसलिए ये सच है कि आप इतनी सारी विधाओं में इतने सारे तरीकों से लेखन करते हैं। शब्दों में लिखा, कैरेक्टर में लिखा, 5000 कैरेक्टर का चाहिए। तो ये सब साधा, जैसे भी हाल में एक नाटक मैंने लिखा जो साध एक थी, नाटक लिखने की कामना थी। इत्तेफाक से इसी फरवरी की बात है, ये रचना यादव कुछ करना चाहती थी, मन्नू जी के लिए कहा कि मैंने कुछ किया मंचन नहीं भी है। हुआ, मंचन भी हुआ उसका। तो मैंने कहा कि उनके किरदारों को मिला के एक नाटक तैयार बढ़िया करते हैं। बढ़िया। कहा कि कौन करेगा इसको इतनी जल्दी? मैंने कहा कौन कर सकता है मेरे अलावा इतनी जल्दी? कहानी लिख ली, कविताएं लिख ली, नाटक भी लिख लिया, आलोचना हो गई। नहीं, रेडियो नाटक मैंने पहले लिखे थे। उसमें विष्णु खरे का एक वाक्य हम लोग बहुत बार दोहराते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि हिंदी का लेखक पहले कविता लिखता है, फिर कहानी लिखता है, हाँ। फिर यात्रा संस्मरण लिखता है, फिर आलोचना लिखता है, फिर डायरी लिखता है, फिर नाटक लिखता है। हिंदी कि साहित्य कमबख्त का हिंदी का इतिहास। साहित्य का इतिहास जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जगह देगा। तो लेकिन मैं अंततः लिखता इसलिए हूँ कि मैं इंजॉय करता हूँ। जिस दिन इंजॉयमेंट खत्म होगा उस दिन लिखना रुकेगा। एंजॉय करते रहे, लिखते रहे, स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे। बहुत शुक्रिया संगत में समय दिया। आपका भी शुक्रिया, बुलाया आपने मुझे इस संगत के लिए। जी बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ ये कार्यक्रम आप एक कविता पढ़कर अंत करें। संग्रह की पहली कविता में पढ़ता हूँ। नष्ट कुछ भी नहीं होता जी। धूल का एक कण भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं, बस सब बदल लेते हैं रूप। उम्र की भारी चट्टान के नीचे प्रेम बचा रहता है थोड़ा सा पानी बनकर, और अनुभव के खारे समंदर में घृणा बची रहती है राख की तरह। गुस्सा तरह तरह के चेहरे ओढ़ता है, बात बात पर चला आता है, दुख अतल में छुपा रहता है, बहुत छेड़ने से नहीं हल्के से छू लेने से बाहर आता है। याद बादल बनकर आती है जिसमें तैरता है बीते हुए समय का इंद्रधनुष। डर अंधेरा बनकर आता है जिसमें टहलती हैं हमारी गोपन इच्छाओं की छायाएं। कभी कभी सुख भी चले आता है अचरज के कपड़े पहनकर कि सब कुछ के बावजूद अजब अनूठी है जिंदगी, क्योंकि नष्ट कुछ भी नहीं होता, धूल भी नहीं, जल भी नहीं, जीवन भी नहीं, मृत्यु के बावजूद। क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।